Hello everyone, it's lecture number 17, Environment, and you guys are listening Dr. Ravi Agrari sir, आपके साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट सिखाने वाले अध्यापक। और चैप्टर नंबर 9 चल रहा है जैसा आपने देखा है। टफेस्ट बोल लो या लेंदियस बोल लो, बहुत बड़ा है ना। टफ तो नहीं कहूँगा क्योंकि अगर चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो इजी हो जाती हैं, लेकिन हाँ बड़ा बहुत है, ये चैप्टर बड़ा बहुत है। और आई होप सो दिस चैप्टर दोज यू आर लिसनिंग, है ना, एटलीस्ट यू विल रिवाइज अगेन एंड अगेन, है ना। इन्हें 2-3 बार रिवाइज करना बुक के साथ। और इन्वायरमेंट जो कि एक सब्जेक्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और जो भी आपके इर्द गिर्द, जो मैंने पहले ही बोला, चल रहा है, वो सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी कि भाई ये यूएनएफसीसी का क्या हो रहा है, ये दुबई में क्या हुआ, वो पेरिस में क्या हुआ था, है ना, वो दोहा में क्या हुआ था, वो कानकुन में क्या हुआ था, ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या था, मतलब अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। और खासतौर से यही चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अगल बगल चलती भी है, तो यू विल बी वेरी क्लियर, ओके। और दूसरी चीज ऐसा है कि जो इन्वायरमेंट है, एज आई टोल्ड यू, है ना, फिर मैं बोल दूं, ये कोई सब्जेक्ट बना ही नहीं क्योंकि साइंस वाला भी इन्वायरमेंट पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी वाला भी इन्वायरमेंट पढ़ा रहा है, इतिहास वाला भी इन्वायरमेंट पढ़ा रहा है, लेकिन इन्वायरमेंट वाला इन्वायरमेंट पढ़ाने वाला आपको नहीं मिलेगा एक्चुअल में, है ना। सो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि इन्वायरमेंट वाला इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हैं, गॉट इट, इन्वायरमेंट वाला ही इन्वायरमेंट पढ़ा रहा है। वो अलग बात है कि आई गॉट अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम इन साइंस एंड टेक, बट इन्वायरमेंट सुनो, और इन्वायरमेंट भी बड़ा मजेदार है। हाँ बस इसमें ये डिफरेंस है कि जैसे कि साइंस एंड टेक में क्रिएटिविटी ज्यादा थी, मतलब चीजों को पिक्चर बनाना, थोड़ा व्यू कराना, सैटेलाइट में मजा आ रहा था। यहाँ पर उस तरह की चीजें नहीं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। अब मीटिंग में है, 4 लोग बैठे, डिसीजन ले लिए, तो वो चीजें वहां पढ़नी है। टेलोना डायलॉग क्या लाया गया, गॉट इट, जेंडर इक्वालिटी प्लान जो है वो क्या है, गॉट इट, कहाँ पे आया, किस किस यूएनएफसीसी के प्रोजेक्ट में आया, तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ वो क्रिएटिविटी नहीं है कि मतलब मैं आपको कुछ व्यू करा दूं कि हाँ चलो हम अंतरिक्ष में नहीं जा रहे और अंतरिक्ष में फील कर रहे हैं, गॉट इट, हमने एटम बम नहीं फोड़ा लेकिन फील हो रहा है एटम बम है। तो ये इन्वायरमेंट एक्चुअली टोटली अलग है, और आई थिंक अब तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इन्वायरमेंट अब समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इन्वायरमेंट, है ना। ऐसा नहीं कि हवेबाजी हो रही है कि ये आया वो पढ़ लो वो पढ़ लो, नहीं, हर चीज एक ऑर्डर में चल रहा है। और आई थिंक कि अब मैं कह सकता हूँ कि अब आप सब्जेक्ट को सीख रहे हैं, गॉट इट, सीख रहे हैं, ठीक है, पढ़ नहीं रहे हैं, सीख रहे हैं, यानी आपको समझ आ रहा है कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं जो अगल बगल चल रही है, ठीक है। और जो लोग कहते हैं ना, वो सही कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में आपको हर विषय के बारे में अच्छी तरह समझ हो जाती है, अगर आप उसका ठीक से एनालिसिस कर लें, ठीक से उस विषय को समझ लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गई बहुत सारी तारीफ इस इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट के बारे में, या इनडायरेक्टली हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं अपनी तारीफ ही कर रहा हूँ। सो दिस इज लेक्चर नंबर 7 और यूनिट नंबर 3, वही इंटरनेशनल कन्वेंशन वगैरह चैप्टर है जो यूनिट नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 9, ये अकेला ही एक चैप्टर यूनिट नंबर 3 में है, फाइन। Myself Dr. Ravi Agrari and you are listening me on this online platform. It's all the social media platform, और आज के जमाने के हिसाब से बहुत जरूरी है। तो ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीवेयर यू पीपल कैन लिसन मी हियर, ओके, हर जगह आपको मैं उपलब्ध हूँ। सो यूनिट 3 चैप्टर नंबर 9, और ये चैप्टर नंबर 9 का सेकंड पार्ट है। इसमें खासतौर से आई थिंक सो आपको 5 या 6 वीडियोस होंगे। अब कितने होंगे आई डोंट नो, लेकिन आई थिंक 5-6 वीडियोस तो कम से कम यहाँ मिलने वाले हैं, अगर 1 घंटा एवरेज बना के चले, 1 घंटे के ऊपर नहीं, 1 घंटे के अंदर ही। सो देखते हैं दोस्त इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं। पीछे जो हम रुक गए थे, शायद आपको पता होगा कि हमने पिछले लेक्चर्स में अर्थ समिट के बारे में बात की थी, ओके। और अर्थ समिट में हम लोगों ने कुछ लीगली बाइंडिंग और कुछ नॉन लीगल जो चीजें थी उस बारे में हमने बात किया था। तो जो नॉट लीगली बाइंडिंग था वो हमने पढ़ लिया, आई थिंक यू पीपल रिमेंबर, जिसमें हम लोगों ने अर्थ समिट में रियो डिक्लेरेशन देखा था, ओके, फॉरेस्ट प्रिंसिपल देखे थे, एजेंडा 21 देखा था, दैट वाज नॉट लीगली बाइंडिंग। अब हम उन चीजों पे आ रहे हैं समिट पे जो लीगली बाइंडिंग है, जिसमें एक यूएनएफसीसीसी है, एक यूएनसीबीडी है, और तीसरा यूएनसीसीडी है, आई थिंक यू पीपल रिमेंबर। और यूएनएफसीसीसी के 2 सिस्टर कन्वेंशंस भी हैं, वो भी मैंने आपको बोला था, दैट इज यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और यूएनसीसीडी, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन वाला, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन यूएनएफसीसी की बात करें, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस पे क्वेश्चन पीटी में भी रहते हैं और मेंस में भी रहते हैं, तो थोड़ा इसको समझना जरूर दोस्त, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है, आपके पेपर के लिए। सी देखो, यूएनएफसीसी जिसको आप अर्थ समिट के अंदर लाते हो, ठीक है, इसके बारे में जो बात की जाती है एक्चुअल में वो 1990 में होती है। 1990 में क्या होता है, यूएन की जनरल असेंबली में आईएनसी लाया जाता है,
समझना, यूएनएफसीसी का बैकग्राउंड दे रहा हूं। अर्थ समिट के अंदर लाया वो तो ठीक है 1992 में, लेकिन उसकी कहानी शुरू कहां से होती है? कहानी यहां से शुरू होती है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जनरल असेंबली की मीटिंग होती है यूनाइटेड नेशन यूएन की, और वहां पर एक इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन कमेटी लाई जाती है ना। वही इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन कमेटी जो लाई जाती है वही होता है यूएनएफसीसी का बैकग्राउंड, या उसका सीड जो है यूएनएफसीसी का ना, उसका जो बीज है वो यही बोया जाता है। ओके, जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन कमेटी। इसको थोड़ा ध्यान रखना, इट मे बी अ गुड क्वेश्चन। और बाद में जब अर्थ समिट चल रहा होता है 1992 में, वहीं पर जो 5 डॉक्यूमेंट्स लाए जाते हैं उनमें से एक डॉक्यूमेंट जो था, कौन सा था? यूएनएफसीसी था, और उसको फोर्स में आते आते 1994 हो जाता है। इसका सीधा मतलब अगर हम बोले कि अर्थ समिट जो प्रभाव में 1994 में आता है, उसके साथ ही उसका यूएनएफसीसी का जो एक डॉक्यूमेंट्स होता है वो भी 1994 में फोर्स में आ जाता है। ठीक है, अब यूएनएफसीसी के अंदर अगर हम बात करें, टोटल 197 मेंबर है जो इसके मेंबर है, मतलब पार्टीज, मतलब जो उसके सिग्नेटरी मेंबर होते हैं और जो रेटिफाई वगैरह करते हैं, उसकी मीटिंग्स में बैठते हैं, उनको हम पार्टीज कहते हैं। यूएनएफसीसी का मेन काम यही होता है कि एक पूरी तरह से दुनिया के जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाए। ठीक है, और वो कितना मेंटेन किया जाए, कैसे मेंटेन किया जाए, वो अभी हम लोग आगे बात करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग फिर वही बात करेंगे आईपीसीसी के बारे में, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1988, जो यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ लेकर आता है, इसके बारे में हमने से ठीक पीछे के लेक्चर में बात की है। और उम्मीद करता हूं आप सीक्वेंस में ही लेक्चर को सुन रहे हैं, तो पीछे वाले लेक्चर से आप इसको जोड़ सकते हैं मैं कौन सी बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ेगा। यूएनएफसीसी के 2 सिस्टर कन्वेंशन है, मैंने आपको फिर बोला था, फिर बोल देता हूं, मेरी आदत है 2 से 3 बार बोलने की, ताकि आप अलर्ट रहें, है ना। एक तो आप लोगों का है दोस्त यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, और दूसरा है यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और आप सबको पता है ये तीनों के तीनों जो है दोस्त वो लीगली बाइंडिंग। ठीक है, वो लीगली बाइंडिंग, पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। और आगे चलते हैं, यहां देखो, अब यूएनएफसीसी का अगर हम एक टाइम स्केल देखें, पूरा इसका टाइमलाइन देखें, तो शुरुआत करते हैं कहां से आता है और कहां तक जाता है। देखो, असल में हम लोग जो क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ते हैं ना, क्योटो प्रोटोकॉल, वो यहीं पर है, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, दुनिया में पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कब होता है? 1979 में। ठीक है, दुनिया में फर्स्ट जो वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होता है वो होता है 1979 में। ठीक है, 1988 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज सेटअप किया है, जिसको हम कहते हैं आईपीसीसी। इस बारे में बात हो चुकी है। और आईपीसीसी लाने वाला कौन था? डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी, मैंने बता दिया। और इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज का काम क्या है? असेसमेंट रिपोर्ट देना, पूरी दुनिया में क्या करना, दुनिया का रिपोर्ट निकालना, भाई आप लोग यहाँ से क्या क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, किसके हिसाब से आप लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या क्या चीजें अपना रहे हैं, और उसके बेसिस पे पूरा दुनिया का एक रिपोर्ट लेकर फिर एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करना कि भाई देखो, जिस हिसाब से दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस हिसाब से 21वीं सदी में ये चीज होने वाली है। ठीक है, इतना टेम्परेचर बढ़ने वाला है या क्या करने वाला है, ये सारी चीजें हो जाती है 1990 में। ठीक है, आईपीसीसी का पहला असेसमेंट रिपोर्ट लाया जाता है। और इस समय जब मैं आज आपकी क्लास ले रहा हूँ, इस समय तक कुल इसके 6 असेसमेंट रिपोर्ट आ चुके हैं, यानी असेसमेंट रिपोर्ट 6। फिलहाल आगे आईपीसीसी डिटेल में आने वाला है, वहां में सारे 6 के 6 आईपीसीसी के बारे में बात करेंगे। जहाँ पे 6 असेसमेंट रिपोर्ट जो 6 में जो नया है उसमें थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और सुनते चलो। 1991 में क्या होता है आपको बता दिया मैंने, वही जो यूएन की जनरल असेंबली मीटिंग में इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन कमेटी लाई जाती है। और वही इंटरनेशनल निगोशिएशन कमेटी जो होती है वही किसके पीछे आती है? यूएनएफसीसी पे। जब 1992 में अर्थ समिट हो रहा होता है ना, देखो अर्थ समिट हो रहा होता है, अर्थ समिट यानी रियो समिट, रियो डी जेनेरियो में हो रहा होता है, वहीं पर यूएनएफसीसी को ला दिया जाता है और इसको लीगली बाइंडिंग कर दिया जाता है। तो ये हो गई पूरी कहानी, पीछे से जो हम चले आ रहे हैं, देखते रहना दोस्त। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 1994 में। 1992 के अर्थ समिट पे यूएनएफसीसी ला दिया जाता है, और 1994 में यूएनएफसीसी जो होता है वो प्रभाव में आ जाता है। और यूएनएफसीसी का पूरा काम यही होता है कि दुनिया में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, जो चीजें हो रही हैं, उसको कंट्रोल किया जाए, एक लेवल तक लाया जाए। ठीक है, अब देखो 1995 में यूएनएफसीसी की पहली मीटिंग भी हो जाती है। ठीक है, कि अच्छा यूएनएफसीसी क्यों लाया जाता है? क्लाइमेट चेंज के इशू के लिए लाया जाता है। ठीक है, 1995 में यूएनएफसीसी की पहली मीटिंग हो जाती है, और वो मीटिंग होती है बर्लिन। और जो मीटिंग होती है उसको हम कहते हैं COP1। COP1 का मतलब होता है, COP का मतलब हमेशा ध्यान रखना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज।
अब बात होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का क्या मतलब होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब होता है कि जो मेंबर इसके है ना, जो सिग्नेटरी मेंबर हैं, जो यूएनएफसीसी से सहमत हैं और उसकी मीटिंग में हर साल जाते हैं, उनको कोप कहते हैं। ठीक है, अब देखो उसकी मीटिंग 1996 में दूसरी मीटिंग होती है। ठीक है, दूसरी मीटिंग होती है। दूसरी मीटिंग से कोई लेना देनी, हमें एक्चुअल में पहुंचना है 1997 में, जो पूरी दुनिया के लिए पॉपुलर होता है। यूएनएफसीसी की जो तीसरी मीटिंग होती है, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 3 कहते हैं, वो होता है बच्चों जापान के क्योटो नामक शहर पर, और वहीं पर जाकर एक नियम कानून बनता है जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल का नाम देते हैं। और यही क्योटो प्रोटोकॉल जो है इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आज भी देखो, चाहे 2025 चाहे 2026 की बात करो, हर समय में आप इसी के बारे में सुनेंगे। आगे क्या किया जाएगा, आगे क्या करने वाले हैं, उसके बाद क्या करने वाले हैं, 2030 में क्या रणनीति बनाएंगे, ये सारी की सारी बातें देखो आपको इसी क्योटो के बेस पर ही डिस्कशन होता है। यानी जितनी भी हम बातें करने जा रहे हैं, सबका सेंटर जो होगा क्योटो है, और क्योटो के बैकग्राउंड में जो है वो यूएनएफसीसी है। ठीक है, अब देखो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो अडॉप्ट होता है कब, कोप 3 मीटिंग में। क्योटो प्रोटोकॉल यानी क्योटो में जो मीटिंग होती है, वहां पर कुछ नियम और कानून में लाए जाते हैं जिसको पूरी दुनिया को फॉलो करना होता है, जिसको लीगली करने की बात की जाती है। ठीक है, वो आता है क्योटो प्रोटोकॉल। अब आगे बढ़ो। ठीक है, तो मैं आपको क्योटो प्रोटोकॉल समझ में आ गया, कुछ नहीं है, इसका बैकग्राउंड जो है यूएनएफसीसी है। ठीक है, यूएनएफसीसी का बैकग्राउंड क्या है, अर्थ समिट है। और यूएनएफसीसी की नींव कहां पड़ी थी, यहां पड़ी थी। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी ने, जिस बारे में बात किया था, आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पता है, कहीं कुछ भी पीटी में होने वाला है, आप में से कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होने वाला नहीं है। मेरा कोई भी बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया से तैयार। अब देखो 1997 में जब क्योटो प्रोटोकॉल आता है तो किस बारे में बात होती है। ठीक है, 1997 में जब क्योटो प्रोटोकॉल लाया जाता है, वहां पर एक बेस ईयर डिसाइड किया जाता है 1990, यानी 1990। ठीक है, किसको किसको डिसाइड किया जाता है, 1990 को एक बेस ईयर डिसाइड किया जाता है। और कहा जाता है कि 1990 में जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन था, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते थे, उस 1990 के स्तर का 5.2% हम कम कर देंगे आगे आने वाले 2008 से 2012 के बीच में। ठीक है, यानी अभी मीटिंग कब हो रही है, 1997 में। कहां पर हो रही है, क्योटो में हो रही है। बेस ईयर किसको डिसाइड कर रहे हैं, 7 साल पहले 1990 में जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन था, आगे आने वाले भविष्य में 2008 से 2012 के बीच में कितना कर देंगे, जो 1990 के स्तर पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन होते थे, उसको उस स्तर का कम करते 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 5.2% तक कम कर देंगे आने वाले 2008 से 2012 के बीच में। और यहां पर देखो काफी कंट्रीज, 37 इंडस्ट्रियल नेशंस, यूरोपियन यूनियंस, इन लोग को ऑब्लिगेटली इनको बोला गया भैया आप लोगों को करना ही पड़ेगा। इन लोगों को क्यों बोला गया, ये डेवलप कंट्री है, ये पैसे वाली कंट्री है, ये अपने यहां चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर या बहुत सारी चीजों को रोक कर, जिससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, उनको सस्टेनेबल बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा डेवलपिंग कंट्री को सडनली आप फोर्स नहीं कर सकते हो, बेचारे गरीब है। अगर वो तुरंत इंडस्ट्री बंद कर देंगे, कुछ कर देंगे, उनके पास और ऑप्शंस है नहीं, तो भैया वहां अच्छे खासे लोगों की डेथ भी हो सकती है, लिवलीहुड की समस्या हो सकती है, ये चीज आता है। लेकिन बात क्या होती है आपको बताऊं, क्योटो प्रोटोकॉल का जो प्रोविजन लाया जाता है, ठीक है 1990 के लेवल का, ये करेंगे वो करेंगे, भैया ये मीटिंग चल रही है अगले साल, लेकिन अभी तक कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया जाता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन और है जो यूपीएससी ने पूछा कि भाई ये बताओ क्योटो प्रोटोकॉल स्पीड अप कब हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल स्पीड अप हुआ 2005 में। ठीक है ना, वही लिखा गया क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया 1997 में, प्रोविजन ये था, लेकिन स्पीड अप कब होता, इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम फरवरी 2005। सही बात है, 1997 से 2005 तक यहां देखो आपके पास कम से कम 7 से 8 साल गुजर चुके होते हैं, और अभी भी लोग इन्वायरमेंटल चेंजेस यानी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर किसी भी तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। तो यहां पर 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल को स्पीड अप किया गया। ठीक है ना, और इसीलिए 2005 में जो मॉन्ट्रियल मीटिंग होती है, इसी को हम मॉन्ट्रियल एक्शन प्लान कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मत करना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ओजोन से जुड़ा है, मॉन्ट्रियल एक्शन प्लान इसको कहते हैं। दोस्त डोंट बी कंफ्यूज। और यहां तक आते आते 11वीं मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की हो चुकी होती है, और मॉन्ट्रियल जो होता है वो कनाडा में होता है, कैनेडियन सिटी में। मॉन्ट्रियल कहां है, कनाडा में है। ठीक है, तो एक कैनेडियन सिटी है मॉन्ट्रियल, वहीं पर ये चीजें डिसाइड की जाती हैं। और यहां कहा जाता है कि 2012 तक हम चीजों को पूरा करेंगे, और डीपर कट इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन जैसे टर्म्स आते हैं, यानी हमें हर कीमत पर ये चीज करनी पड़ेगी। इसीलिए क्वेश्चन पूछा था क्योटो प्रोटोकॉल स्पीड अप कब हुआ, तो आंसर बोलोगे 2005, जब मॉन्ट्रियल एक्शन प्लान लाया गया कनाडा के एक शहर में। ठीक है, यहां तक भी क्लियर हो गया। और आगे बढ़ो, 2005 में एक चीज और हुई,
जानते हो, यहां भले ही मीटिंग मॉन्ट्रियल में हो रही है और कनाडा ऐसा कंट्री 2005 में पहला ऐसा मेंबर बनता है जो सीधा सीधा कहता भैया मैं इससे एग्री नहीं करता हूं, और वो क्या होता है, इससे विड्रॉ कर जाता है। ठीक है, इससे विड्रॉ कर जाता है। तो ये बताओ यूएनएफसीसीसी से विड्रॉ करने वाला अगर कोई पहला कंट्री बनता है तो कौन बनता है, कनाडा। और सही बात है, जब फोर्स किया गया तब उसको लगा भैया मेरे हित में चीजें नहीं हैं, मुझे काफी नुकसान होगा, तो वो कहता है कि मैं इससे सहमत नहीं हूं और वो यहां से बाहर हो जाता है। ये चीज क्लियर हुई। अच्छा ठीक है, अब इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे 2012 तक क्या होना था, 2012 के बाद फिर क्या हुआ, 2015 में क्या हुआ, वो कहानी आगे पढ़ेंगे। इस बारे में हम लोग यहाँ 2015 में क्या हुआ, यहां पर मैं भी साइलेंट हो जाता हूं। ठीक है, यहां पर मैं अभी थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाता हूं, ये कहानी आपको आगे और समझ में आएगी, पर है कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप ऐसे हर किसी को आज यूएनएफसीसीसी और क्योटो प्रोटोकॉल समझ में आएगा। एक चीज और है, जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है वहां पर कुछ इस तरह के शब्द दिए जाते हैं, एनेक्स, नॉन एनेक्स, एनेक्स 1, एनेक्स 2, ये चीजें क्या होती हैं जरा इसको समझो। ऐसा होता है कि यूएनएफसीसीसी में मान लो 197 मेंबर नेशंस हैं, ठीक है। अब इन 197 मेंबर नेशन को अलग अलग 197 तो बोल पाना आसान नहीं है, इनको 3 ग्रुप में बांट दिया। इन ग्रुप में जो बांटा, इन ग्रुप के नाम क्या रखे गए, यानी यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत जो जितने भी राष्ट्र हैं, जो जितने भी कंट्रीज हैं, इनको क्या किया गया, 3 ग्रुप में बांट दिया गया। कौन से, जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं, ऑफ कोर्स जो लोग उनसे सहमत हैं। अब मान लो अगर 197 कंट्रीज हैं तो इनको एक्चुअल में 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। वो ग्रुप कौन कौन से थे, देखो वो ग्रुप जो थे वो थे एनेक्स 1, एनेक्स 2 और एनेक्स 3 कंट्रीज। अब पहले बात करेंगे एनेक्स 1, एनेक्स 2, एनेक्स 3 कंट्रीज में कौन आते हैं। देखो एनेक्स 1 और एनेक्स 2 पहले समझ लो, ये एक्चुअल में दोनों के दोनों में डेवलप्ड कंट्री आते हैं, जिनके पास भैया अच्छा खासा है पैसा, जिनके पास है भैया अच्छा खासा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखो एनेक्स 1 कंट्रीज या पार्टीज जो कोप की मीटिंग में बैठते हैं, जो सीरियस कंट्री होते हैं, जिन्होंने सिग्नेटरी कर रखा है, उनकी मीटिंग में जो भाग लेते हैं उनको हम कोप कहते हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहला कह रहा है कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्री होंगे। ठीक है, जनरली जो यूरोपियन कम्युनिटीज हैं वो होंगे, ऑफ कोर्स अंडरस्टूड है, काफी अमीर कंट्रीज हैं, है ना। और ये एग्री करते हैं कि हम 1990 के लेवल का जो 5.2% क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया, मैं उससे एग्री हूं, मैं वो शर्त पूरी करूंगा। वो कंट्री हो गया एनेक्स 1। और ये भी कहते हैं कि अगर एमिशंस की रिडक्शंस में दिक्कत होती है तो आई एम रेडी टू बाय एमिशन क्रेडिट्स आल्सो, जो हम कार्बन ट्रेडिंग में बात कर रहे थे। तो सर आप ये कह रहे हैं कि ये वो कंट्री हैं जो कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए कार्बन क्रेडिट वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते, यानी खरीद बेच सकते, खरीद सकते, मतलब इस तरह की चीजें जो आई, मतलब वो किसी भी तरीके से ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करेंगे, चाहे वो खुद कर रहे हो चाहे वो दूसरों से करा रहे हो, लेकिन ओवरऑल वो इफेक्ट डालेंगे और वो एग्री हैं। वो सारे कंट्री एनेक्स 1 में आते, अल्टीमेटली डेवलप्ड ही है। अब बात करते हैं एनेक्स 2 में क्या होता है। एनेक्स 2 में भी डेवलप्ड कंट्री ही आते हैं। ठीक है, एनेक्स 2 में भी डेवलप्ड कंट्री ही आते हैं। ऑफ कोर्स इसमें भी यूरोपियन कम्युनिटीज आती हैं, लेकिन हाँ ये एक काम ये करती हैं, ये कहती हैं कि भैया हम ऐसा करेंगे, जो इमर्जिंग कंट्रीज है, इमर्जिंग कंट्रीज कौन है, जो अभी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो है डेवलपिंग टाइप का कंट्री बोल लो, तो इन कंट्री को हम एक तरह से मॉनेटरी रिसोर्सेज भी देंगे। भैया हम तुमको पैसा देंगे, उस पैसे को तुम इन्वेस्ट करो, अपने कंट्री में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए डिफरेंट सिस्टम लगाओ, है ना, तकनीकियां विकसित करो, है ना, इस तरह की चीजों से हम आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इन्वायरमेंट पूरी दुनिया का एक ही है। अगर इंडिया में CO2 का लेवल 0.03% है भैया, तो अमेरिका में भी 0.03 है, यूरोप में भी 0.03% है, ऐसा थोड़ी ना कि वहां अलग हो जाएगा। गॉट इट। तो इसका मतलब ये कह लो कि मुंह सबका अलग अलग है, लेकिन स्टमक सबका एक ही है, पेट एक ही जगह से भरता है। अगर एक कंट्री इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कर रहा है, बाकी सब कंट्रोल कर रहे हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल तो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो ही रही है। तो यहां पर डेवलप कंट्री को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो वही आ रहा है कि ये कह रहा है कि भैया हम सपोर्ट भी करेंगे, कैसा, पैसे का सपोर्ट। अच्छा इसके साथ ही एनेक्स 1 कंट्रीज में वो भी कंट्री आ रहे हैं जो कि OECD कंट्रीज भी आते हैं। ये भी OECD कंट्रीज वैसे मेरे ख्याल से 37-38 के आसपास होंगे, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये पूरी दुनिया में इकोनॉमी को अच्छी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लिवलीहुड वगैरह की समस्या ना हो। ये भी एक तरह के डेवलप ही कंट्रीज है। इंडिया OECD के मेंबर में नहीं आता है, ये भी कंफर्म हो गया। अब हम बात करते हैं एनेक्स 3 कंट्रीज में डेवलपिंग कंट्रीज आते हैं, मतलब इंडिया टाइप ऑफ कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है,
और आगे ले चलो। अगर हम इनको थोड़ा ग्रुप में बांटें, अगेन रिपीट, अगर हम इनको नए ग्रुप में बांटें तो अब ऐसा है कि NX1, NX2, NX3 कभी कभी लिखा जाता है, और कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है जो NX1 और NX2 है ना, इनको बच्चा आप लोग NX समझ जाओ, मतलब डेवलप टाइप वाले, और जो NX3 है ना, इनको नॉन NX समझ जाओ, है ना, इनको नॉन NX1 समझ जाओ। तो ये हो गया NX1 और ये हो गया नॉन NX1, ये NX1 हो गया और ये हो गया नॉन NX1। ठीक है, तो ये NX1 हो गया और ये हो गया नॉन NX1। ठीक है, इसका सीधा मतलब जो नया कंट्रीब्यूशन है, नया जो नाम है वो क्या है, NX1 कंट्रीज हो गया वो डेवलप कंट्रीज हो गए, और जो नॉन NX हो गया वो आप डेवलपिंग कंट्री, यानी इंडिया टाइप ऑफ कंट्रीज आर कमिंग अंडर द पार्ट ऑफ नॉन NX1। मुझे नहीं लगता यहाँ पर अब किसी को कोई बताने की जरूरत है। गॉट इट। चलते चलो, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले कंसेप्ट्स बनाओ, मत रटो। इन्वायरमेंट का वो लास्ट के 40 पन्ने का करंट अफेयर्स, वो भी मैं आपको देता हूँ, हर साल देता हूँ यूट्यूब पे, वो आपको पता ही है। वो नहीं है करके खत्म करो, नहीं भाई नहीं। अब सुनो, 2015 में UNFCCC की जो एक मीटिंग होती है, बताऊंगा, पेरिस कन्वेंशन वगैरह, वहां पर एक बात होती है, UNFCCC के अंदर ही एक चीज लाई जाती है, इसको कहते हैं मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यानी मोमेंटम फॉर चेंज। मोमेंटम मतलब वही जो आप स्पीड टू स्पीड की बात करते हैं, जहां पे मोमेंटम किया जाए, मोमेंटम फॉर द चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल। यहां पर बात होती है कि भाई हम लोग क्लाइमेट न्यूट्रल की तरफ चले। फिलहाल क्लाइमेट न्यूट्रल की बात सबसे पहले आने हुई है, उसके पहले हुई है। यहां पर क्या किया जाता है, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ जो इनिशिएटिव है वो UNFCCC के अंदर ही लाया जाता है। देखो साफ साफ कह रहा है, ये इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया UNFCCC सेक्रेटरीट्स इन UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015 में जो हुआ था, वहीं पर इसके बारे में बताओ। 2015 की जो UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुआ था भाई, ये हुआ था UNFCCC की मीटिंग पेरिस में। यहां पर सीधी बात की गई कि हम लोग क्यों ना कोशिश करें कि मिड सेंचुरी तक, यानी 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रल की तरफ चले जाएं। हम लोग जब COP26 में पहुंचेंगे, COP26 में पहुंचेंगे, आपको पता है 2015 में यह समय कोप जो था वो 21 चल रहा था पेरिस में, और जब 2015 के बाद जब हम 2022 में जाएंगे, वहां पर हम पहुंच जाएंगे करीब करीब COP26 में। COP26 में वो होता है डरबन में, ओके सॉरी, वो होता है ग्लासगो में। ठीक है, वहां पर मैं आपको बताऊंगा यहां पर क्या क्या बातें हुई थी। क्लाइमेट जीरो एमिशंस, न्यूट्रल, है ना, कार्बन न्यूट्रल की तरफ जाना है, उस बारे में। लेकिन देखो उसकी नींव कहां पड़ रही है। अगर हम लोग देखें कि मोमेंटम फॉर द चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ कहां से शुरू हुआ, तो भाई 2015 में जो UNFCCC की मीटिंग हुई थी। समझना, भूलना नहीं, क्योंकि आप देखो आपका 2022 कब का गुजर चुका है, तो जब आपका 2022 कब का गुजर चुका है, तो आप जब सब कुछ समझ रहे हो तो यहां से ध्यान रखो, यहां से चीजें जुड़ेंगी। अब यहां पे तो आप समझ जाओगे, ग्लासगो में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे उस टाइम। ठीक है, यहां वाला कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, तो ये क्वेश्चन को इससे जोड़ देगा, आप वहां पे मुंह बना लोगे। यही प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट में करंट अफेयर्स पढ़ने वाले लोगों के। अच्छा, तो यहां पर क्या बात हो रही है भाई, यही है कि हमें सोसाइटी वगैरह इस तरह कोशिश करनी है कि हमें क्लाइमेट न्यूट्रल की तरफ दुनिया को ले जाना मिड सेंचुरी यानी 2050 तक। ठीक है, इस बारे में आगे बात करेंगे। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है भाई कंपनीज को बुलाओ, ऑर्गेनाइजेशन से बात करो, गवर्नमेंट्स, सिटीजन, सबको जागरूक करो। और ये कहा गया भाई देखो क्लाइमेट न्यूट्रल की तरफ जाते समय हमें अगर जो भी फुटप्रिंट्स अगर एमिशंस हो रहे हैं, उनमें 3 स्टेप के प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाएं इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने के लिए। कौन कौन से स्टेप प्रोसीजर है? पहला, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को अक्सर मेजर किया जाए, कोशिश किया जाए कि उनको कम से कम किया जाए। और यहां पर कहा जा रहा है कि भाई एक सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस किया जाए, जो यूएन की तरफ से एक वैल्यू हो जो टाइम टू टाइम डिसाइड किया जाए, जिसको कंपनसेट करने की कोशिश की जाए। ओके, यानी कहने का मतलब है कि यूएन की तरफ से एक सर्टिफाइड एमिशंस होगा जो यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब जरा समझो अब किस तरीके से सर्टिफाइड एमिशन होगा, क्या होगा, इस पे हम लोग आगे बात करेंगे, रुको अभी। ठीक है, 2017 में जो मोमेंटम फॉर द चेंज हैड 5 फोकस, यानी कहने का मतलब है 2 साल बाद, जब 2015 में तो इनिशिएटिव लाएगा, 2017 में क्या हुआ, मोमेंटम फॉर चेंज हैव टोटल 5 फोकस एरिया। कौन कौन सा? पहला, वेमेन फॉर द रिजल्ट्स। ठीक है, वेमेन का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, ये मैं आपको पीछे के लेक्चर्स में बात कर चुका हूं। फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, फाइनेंस पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, आईसीटी सॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन वगैरह एक दूसरे के साथ शेयर किए जाए, प्लैनेट के हेल्थ की तरफ ध्यान दिया जाए, और 5वां, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की तरफ चला जाए। फिर क्लाइमेट न्यूट्रलिटी हम आगे 2022 में बात करेंगे, कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होगी, जीरो एमिशन क्या होगा, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। और आगे बढ़ो,
ठीक है, इस पे हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे। अब सुनो, एक बैकग्राउंड और जान लो। जब भी यूएनएफसीसी की मीटिंग होती है तो वहां 3 टर्म आते हैं। पहला टर्म आता है इसको कहते हैं कोप, दूसरा टर्म आता है जिसको हम कहते हैं सीएमपी, और तीसरा टर्म आता है जिसको हम कहते हैं सीएमए। अब देखना, ऐसा लिखा होता कोप की 17वीं मीटिंग है ना, या कोप की 22वीं मीटिंग है, और फिर पता है सीएमपी का 9वां मीटिंग है, सीएमए का 3रा मीटिंग है। तो भैया ये क्या है चीजें जो न्यूज़पेपर में आती है और हवा हवा में हो जाती। आज के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे कि जब यूएनएफसीसी की मीटिंग में ये 3 टर्म आते हैं, कोप, सीएमपी और सीएमए, ये क्या होते हैं समझो। ऐसा है, यूएनएफसीसी की पहली मीटिंग कब से शुरू हुई? ऑफ कोर्स 1992 में, है ना। यूएनएफसीसी फोर्स में आता है, और उसकी पहली मीटिंग कब होती है? 1995 में, जो हमने पीछे देखा था। 1995 में जो मीटिंग होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 1, जो कि बर्लिन में होती है। एवरीबॉडी, ठीक है, ये हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 1 मीटिंग। और यहीं पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 1 मीटिंग वो मीटिंग होती है जनरली जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, वो कंट्री जो इसके पार्टीज होते हैं, मेंबर होते हैं, वही इसकी मीटिंग में जो भाग लेते हैं उनको हम कोप के नाम देते हैं। ओ तो सर आप ये कह रहे हैं जो मेंबर इसके सिग्नेटरी कंट्रीज हैं उनके साथ जब मीटिंग होती है, ठीक है, वो मीटिंग कोप के नाम से जानी जाती है। थैंक गॉड आप समझ गए। वही कोप चलते चलते आप लोग 1997 में कोप 3 कर देते हैं, है ना। 2015 में कोप 21 कर देते हैं। 2022 में ग्लासगो में आते थे कोप 26 कर देते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं। दुबई में आते आते कोप 28 कर देते हैं। इस तरह मीटिंग लगातार चल रही है, कोप 29, कोप 30 इस तरह चल रही है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है आप कोप आपको समझ में आने लगा। अच्छा, जो शुरुआत से जो पार्टी मेंबर थे उनकी जो मीटिंग चल रही है वो कोप है, बहुत बढ़िया। अब दूसरा है भाई क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत से, जो क्योटो प्रोटोकॉल में जो इनिशिएटिव लाया गया 1997 में, उस इनिशिएटिव से जुड़े मुद्दे पर जो मीटिंग होती है, ठीक है, कि 5.2% ग्रीन हाउस गैस एमिशन 1990 लेवल का कम करेंगे, उस तरह की चीजों की मीटिंग का नंबर अलग आएगा, क्योंकि वो 1997 के बाद से शुरू होता है। तो उस मीटिंग के लिए जो टर्म आएगा वो सीएमपी बोलेंगे। तो सीएमपी क्या होता है? ऐसी मीटिंग ऑफ पार्टीज जो क्योटो प्रोटोकॉल की चीजों को दिमाग में रखकर कराई जाती है, उसके बेसिस पर भी होता है। अब जैसे ये देख लो, ये ओवरसी करता है, नहीं, एक्टिविटी को चेक करता है जो क्योटो प्रोटोकॉल में इंप्लीमेंटेशंस किए गए हैं उसको किस तरीके से लागू किया जा रहा है। जो स्टेट्स, जो लोग क्योटो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं वो उनकी पार्टीज की मीटिंग सीएमपी कहलाती है। तो ऐसा है, कोप की जो कंट्रीज हैं वो सीएमपी के मुद्दे पर बात करते हैं, तो कोप का मान लो 12वां हो गया, सीएमपी का मान लो 6वां हो गया, ऐसे समझ जाना। ठीक, आगे चलो, क्योंकि कोप तो शुरू से चला रहा है, सीएमपी आगे चलकर चीजें लाएगी। अच्छा, अब बात होती है सीएम में क्या होता है। 2015 में जो नए इनिशिएटिव्स लाए गए यूएनएफसीसी में, वो लाया गया पेरिस में। अब पेरिस में जो मीटिंग शुरू हुई पेरिस में, वहां पे कुछ गोल डिसाइड किए गए, 2030 तक क्या करेंगे, 2020 के बाद क्या करेंगे। उस इनिशिएटिव को लेकर जो मीटिंग हुआ उसको हम सीएमए कहते हैं, यानी पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट। तो ये 2015 के बाद शुरू होगा। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं 1997 में जब क्योटो प्रोटोकॉल था उस समय सीएमए का कहीं नाम ही नहीं था, कैसे हो सकता है दोस्त। अब इसी तरीके से जब कोई मीटिंग होती है तो ये कहा जाता है, अच्छा कैसे, इसका सबसेट ये हुआ, इसका सबसेट ये हुआ, और इसके सबसेट में दोनों आते हैं, और ये सारी चीजें यूएनएफसीसी के अंदर आती है। अब मेरे ख्याल से आप में से किसी को इन तीनों चीजों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जिनको आप आगे क्लास में और डिटेल में सुनेंगे कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ पेरिस एग्रीमेंट में। तो आइए आगे चलते हैं, एक बार देख लो, इन सारी चीजों में कहीं पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो सीएमए में मेंबर कौन हो जाते हैं? ऑफ कोर्स जो पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो करने वाली कंट्रीज है। इधर आओ, अब हम चलते हैं एक और टॉपिक के बारे में जिसका नाम है यूएनसीसीडी। क्या है भाई यूएनसीसीडी? सुनो, यूएनसीसीडी क्या है? एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट। आपको याद आ रहा है यूएनएफसीसी के साथ हम लोगों ने यूएनसीसीडी और यूएनसीबीडी, फिर मैं बोल रहा हूं, दोनों बात किया था। यूएनसीसीडी क्या है? यूएनसीसीडी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसको एक्चुअल में लैंड का जो डिग्रेडेशन हो रहा है समय के साथ साथ, यानी जो जमीन बंजर हो रहे हैं उनको बचाने के लिए किया गया यूएनसीसीडी, ठीक है। और सही बात है, अगर हम लैंड को बंजर होने से बचा लेंगे मित्र, तो उस जगह पर प्रोडक्टिविटी करा के अच्छा खासा कार्बन सिंक करा लेंगे, और कार्बन सिंक करा लेंगे तो एटमॉस्फेयर का CO2 काफी हद तक कम कर लेंगे। मतलब एक और ऑप्शन आ रहा है, तो इस तरह की चीजें लाओ। अच्छा, इसको लाया कहां गया? सबको पीछे मैंने बताया है कि एजेंडा 21 के अंदर इसको 1994 में लाया गया, और इसको फोर्स होते होते 2 साल लग गए, 1996 तक आते आते ये फोर्स में आया, ठीक है। लेकिन हाँ, एजेंडा 21 जो था इट वाज नॉट बाइंडिंग,
लेकिन यूएनसीसीडी इट इज अ बाइंडिंग। फिर पीछे की स्टोरी याद रखो, फिर मैं कह रहा हूं पीछे से सुनते आओगे तो मजा आएगा, ठीक है, कूदोगे तो मजा कभी नहीं आएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें पूरी की पूरी तरह से करना क्या है, लेसन द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट, ठीक है, सूखे को कम करो, लेसन करो, कम करो, नेशन वाइड एक्शन प्रोग्राम लाओ, ठीक है, ये इसको भी लाओ। और यहां पर पूरी तरह से जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस के द्वारा इसको फोर्स करें, मतलब कोऑपरेशन भी करें। यहां पर 2006 को यहां तक कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट्स एंड डेजर्टिफिकेशन के नाम से सेलिब्रेट भी किया गया, इसलिए ताकि दुनिया वालों को बताया जाए कि जिस तरह से एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज हैं, जिनको ओवरऑल मिलाकर अब ड्राई लैंड कहते हैं, इसको बचाना होगा। और इसके पीछे यूएनसीसीडी में टोटल जो रेटिफाइड कंट्रीज थे 196 थे। याद रखिएगा, कभी आपके पेपर में कंट्रीज के नाम नहीं दिए जाते। अच्छा, सिग्नेटरीज और रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? सिग्नेटरी का मतलब होता है जब आप जाते हैं वहां पर, जैसे मान लो कोई मीटिंग हो रही है, वहां हम लोग गए, एक दूसरे के साथ मीटिंग किए, डिसीजन हुआ, ठीक है, हम सहमत हैं, हम सहमत हैं, हम सहमत हैं, सहमत है, जो जो कंट्रीज के मेंबर आए होते हैं सहमत है, तो उस दिन से ही वो कंट्री सिग्नेटरी हो जाता है। लेकिन जब वो मेंबर अपने कंट्री में लौट कर आते हैं, उन मुद्दों को वहां की सरकार अपने पार्लियामेंट में रखती है और फिर वहां मेजॉरिटी के पास, जैसे इंडिया में अपर हाउस, लोअर हाउस, लोअर हाउस, अपर हाउस, यहां चलकर जब मेजॉरिटी से पास हो जाती है, तब जाके होता है भारत इसको लागू कर रहा है, यानी भारत इसको रेटिफाई कर रहा है। तो रेटिफाई करने का मतलब होता है उस कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंतर्गत वो फॉलो किया जाता है। इसीलिए यहां पर रेटिफाइड जो होता है वो ज्यादा सॉलिड चीज हो जाती है कि वहां के पार्लियामेंट में विद मेजॉरिटी वो चीज पास हो जाती है कि हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें आ रही हैं उसको भारत भी लागू करेगा। गॉट इट? तो रेटिफाइड कंट्रीज 190 से बहुत बड़ी चीज है। अगर 196 कंट्री मिलकर इसको रेटिफाई कर रहे हैं, इससे सहमत है, दैट्स गुड। यहां पे भी एक चीज बता दूं, कनाडा हर जगह पीछे भाग जाता है। 2013 में कनाडा कहता है भैया मैं इससे सहमत नहीं हूं, फिर 2000 में कहता है चलो ठीक है, 16 में हम इसको फॉलो करते हैं। तो यहां पे भी लोचा है। वहां यूएनएफसीसी में भी कनाडा देखा था, यहां पे भी, वहां पे कनाडा मेंबर बनने की बात नहीं हुई है, लेकिन यहां कनाडा बाद में चलकर 30 साल के बाद एडॉप्ट कर लेता है। इसका पहला जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग होती है वो होती है 1997 में, जो होता है रोम में। और पिछला जो हाल ही में हुआ जो कन्वेंशन है, जो मीटिंग हुई है, वो हुआ है 9th और 10th में, 9 to 20 में 2022 के बीच में, जो हुआ है अबीदजान में। खबड़ा ये नहीं, आइए यूएनसीसीडी फिर आने वाला है बहुत डिटेल में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और एक बात और बता दूं, जब यूएनसीसीडी आता है उसके साथ एक सीएसटी भी लाई जाती है। सीएसटी क्या होता है? सीएसटी का मतलब होता है कमेटी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होकर बनाई जाती है। इस कमेटी का काम क्या होता है? इस कमेटी का एक्चुअल में मेन काम ये होता है कि अगर कोई लैंड, ड्राई लैंड या सेमी एरिड, एरिड, इस तरह की चीज, एरिड ह्यूमिड में जा रहा है, तो भैया उसको बचाने के लिए हमें कौन कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे, उसको बचाने के लिए हमें कौन कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे, पूरा का पूरा रिसर्च और डेवलपमेंट है, पूरा अनुसंधान है ये। अब वही बात मैं कह रहा हूं, कन्वेंशन, यूएन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड अ कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है। पर्पस इसका क्या है कि जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो कैपेबल होंगे एज अ फील्ड ऑफ रिलेवेंट टू द कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड मिटिगेशन द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट, यानी डेजर्टिफिकेशन से निपटने के लिए और जो ड्रॉट जैसी सिचुएशन है उसको मिटिगेट यानी कम करने के लिए ये पूरी कमेटी है जो बनाई गई। इस कमेटी में होगा क्या, रिसर्च वगैरह किए जाएंगे और यहां पर डिफरेंट तरीके अपनाए जाएंगे, बताए जाएंगे, जिससे हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करके, है ना, रिसर्च लेवल पर जाकर इन चीजों को निपटाने की कोशिश बताएंगे। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी और ऑल पार्टीज आर अलाउड टू पार्टिसिपेट, ठीक है, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा। हर, क्योंकि देखो हर जगह की सिचुएशन अलग होती है, कहीं ड्राई एरिया है, कहीं सेमी ड्राई एरिया, कहीं ड्राई ह्यूमिड है, तो हर जगह की क्लाइमेट कंडीशंस अलग होती हैं, जिसके बेसिस पर वहां उस तरह के डेजर्टिफिकेशंस होते हैं, उनको कंट्रोल किया जाए, ठीक है, उनको कंट्रोल किया जाए। आगे हम लोग आरईडीडी वगैरह भी पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा कि भैया फॉरेस्ट लगाकर हम क्या करें, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, फॉरेस्टेशन बढ़ा दें, ठीक है। बाकी वो आरईडीडी वगैरह हम लोग आगे बात करेंगे, रुको अभी। अब हम फाइनली एंटर कर चुके हैं यूएनएफसीसीसी की तरफ, ठीक है। यूएनएफसीसीसी को समझते चलो, और यूएनएफसीसीसी में हम लोग डिटेल में अगर कुछ बात करने वाले हैं तो किसके बारे में बात करने वाले? ऑफ कोर्स क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ही है जिसको लेकर हम लोग आज तक डिस्कशन कर रहे हैं। क्या है भाई? देखो, सबको पता है क्योटो प्रोटोकॉल जो है यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत लाया गया, ठीक है, दूसरी बार रिवीजन हो गया।
और खास तौर से यहाँ पर यह कोशिश की गई है कि इंटरनेशनली इसको बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स में लाया जाए, मतलब लोगों को बाध्य किया जाए, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसको अडॉप्ट किया गया क्योटो में, है ना, 1997 1997, और इट केम इन फोर्स इन 2005, ये भी समझ में आता है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है। अब हम चलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की मीटिंग्स में, ठीक है। देखो क्योटो प्रोटोकॉल्स के जो इनिशिएटिव्स है हमने सारी बातें कर ली हैं। 1992 यूएनएफसीसी डन, 1994 यूएनएफसीसी केम इन, है ना, यूएनएफसीसी केम इनटू द फोर्स आया, 1995 में पहली मीटिंग बर्लिन में हो गई, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। टारगेट 2008 से 2012 तक करना था, 95.2% 1990 के लेवल तक करना था, ये भी बात हो गई। 2005 में आते आते मॉन्ट्रियल एक्शन प्लान आया, वहां पर कोप 11 मीटिंग चल रही थी यूएनएफसीसी की, कनाडा का सिटी था, और यहां पे चीजें आके फोर्स हो गई और बोला गया कि भैया हम लोग 2012 ही नहीं 2012 के बाद भी क्या करेंगे उस पे हमें चर्चा करनी पड़ेगी, और हम डीपर कट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात करते हैं, यानी डीपली मतलब फोर्सिबली कह लो करना ही पड़ेगा। 2005 में कनाडा बाहर हो जाता है और 2015 में फिर से हम क्योटो प्रोटोकॉल को टर्मिनेट करके एक नया प्रोविजन लाते हैं, उस पर भी कहानी होगी जिस पर मैं पीछे साइलेंट हो गया था, अभी फिर मैं साइलेंट हो जाता हूं। आइए, 2 बार आ गया ये चीज, रिवीजन हो जाता है एक बार फिर। अब देखिए फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड 2008 से 2012 में पूरा करना था, यह है क्योटो का फर्स्ट फेज। बोल लो क्योटो का फर्स्ट फेज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्योटो का सेकंड फेज भी आया जिसको आप पोस्ट क्योटो भी कहते हैं, क्योंकि क्योटो 2012 के बाद तो खत्म हो गया और आप देखो 2020 हम पार हो चुके हैं। समझ में आ रही बात? इधर आओ। अब देखो अब तो हम 2030 की तरफ चल रहे हैं ना, अगले टारगेट की तरफ। अब यहां पर देखो कहा क्या गया कि भाई 6 ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनको कम किया जाएगा। कौन कौन सी गैसेस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन। ये बात हो रही है शुरुआत में। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये बोला गया इन 6 गैसेस को हम कम करेंगे, और शायद आपको पता होगा कि जब हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात किया था तो परफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसके बारे में हमने बात किया था। ये पूरी तरह से एंथ्रोपोजेनिक होते हैं, ये नेचर में नहीं होते हैं, डिफरेंट तरह की चीजों में यूज किए जाते हैं, उसके लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। और आपको बताऊं आगे चलकर एक और गैस होती है जो 2012 में एड ऑन की जाती है, जो मैं आगे बताऊंगा, जिसका नाम है, फिर से सुन लो एक बार और सुन लेना उस टाइम, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3। तो कुल मिलाकर 7 गैसें हो गई जिनको कंट्रोल करना है, और आपको पता होगा इन सारे गैसेस को हम कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट में लाकर फिर कंट्रोल करते हैं। इन सातों गैसेस को हम कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट में लाकर हम कंट्रोल करते हैं। आगे बताते हैं आपको, थोड़ा रुकिएगा, ठीक है। अब 6 गैसेस हैं, बाद में जाके सबको किसके इक्विवेलेंट में लाके दिखाते हैं? CO2। और मैंने बोला था कि हर चीज को हम CO2 के रेफरेंस में ही मेजर करते हैं, ठीक है, हर चीज को हम CO2 के रेफरेंस में ही मेजर करते हैं। आगे चलेगा, बर्लिन मीट 1995, है ना, ये आपको बता दिया क्योटो की पहली मीटिंग होती है। दूसरी मीटिंग बॉन में होती 1990, इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बर्लिन क्योंकि पहला था यूएनएफसीसी का इसलिए याद रखना पड़ेगा। तीसरी मीटिंग एक्चुअल में क्योटो प्रोटोकॉल होती है जिसपे हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं, इधर आओ। अब जब क्योटो प्रोटोकॉल आता है दोस्त तो इसके अंदर कुछ प्रोविजंस आते हैं। अब सुनिएगा, यहां पर फिर दिमाग लगाइएगा कौन कौन से प्रोविजंस आते हैं। तो यहां पर 3 चीजें आती हैं। पहला जिसको हम कहते हैं ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, दूसरा जिसको हम कहते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और तीसरा जिसको हम कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग, है ना, या कह लो ऑफसेट्स यानी कार्बन ट्रेडिंग की बात होती है। अब जरा इसको समझना, इसको जरा मैं समझाता हूं आपको, ठीक है, इसको जरा ढंग से समझना, ठीक है। और एक बात मैंने और आपको बता दिया कि पहला कमिटमेंट जो था 2008 से 12 का खत्म हो चुका है। उसके बाद एक अगले कमिटमेंट की बात होती है जो कि 2013 से 20 का होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और कार्बन ट्रेडिंग के बारे में बात करना पड़ता है। आइए थोड़ा सा फिर हम बोर्ड की तरफ और थोड़ा सा डिलीट करा समझा। देखो टोटल जो प्रोविजंस वो 3 तरह के प्रोविजंस हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल में आए हैं दुनिया में ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करने के तरीके। पहला जिसको बोला गया ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, देखना जिसको बोला गया ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, GI कह लो, शॉर्ट GI कह लो। दूसरा बच्चा जिसको बोला गया क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, दूसरे को बोला गया क्लीन डेवलपमेंट, दूसरे को बोला गया क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, शॉर्ट में हम इसको कहते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज CD। और तीसरा जिसको हम कहते
हैं कार्बन ट्रेडिंग, तीसरा जिसको हम कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन एमिशन ट्रेडिंग। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया बच्चा तीसरा, ठीक है ना। ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल में ये एनेक्स 1 कंट्री के, मतलब भाई जो डेवलपिंग कंट्री, जो सीडीएम है वो एक्चुअल में नॉन एनेक्स कंट्री के लिए, जो कि डेवलपिंग, इसका मतलब भारत जैसी जो कंट्री होगी वो जो प्रोविजन फॉलो करेगी वो सीडीएम फॉलो करेगी, सीडीएम फॉलो करेगी। अब बात ये है ये प्रोविजन है, किस प्रोविजन को समझने का जरा ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन के केस में क्या होगा, यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री, यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री एक दूसरे के साथ है, डेवलप्ड कंट्री मतलब आप समझ रहे हैं विकसित कंट्री में ये एक दूसरे के साथ है, ये क्या करेंगे, ये एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे और दे विल ट्राई टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे, ये चीज आगे। और इसके लिए ये लोग जो है वो बाइंडिंग फॉर बच्चा और डेवलप कंट्री को बाइंड करो, ऐसे वाले कंट्री तो क्या दिक्कत, बाइंड करो। लेकिन जब नॉन एनेक्स 1 की बात होती है तो यहाँ पर ये होता है इट इज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, इट इज फॉर डेवलपिंग इंडिया टाइप ऑफ कंट्रीज, डेवलपिंग, और ये लोग मिलकर ग्रुप बनाएंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करेंगे, इस तरह की चीजें करेंगे। लेकिन दे आर नॉट बाइंडिंग, दे आर नॉट बाइंडिंग। आप खुद देख रहे हो कि डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया में टाइप की कंट्री को बाइंड करते हुए तो करी नहीं हमारे जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज और है कि जो फंडिंग जो होगी, जो डेवलप कंट्रीज जनरेट करेंगे, है ना, एक फंडिंग जनरेट करेंगे, इस फंडिंग को भी डेवलपिंग कंट्री को दिया जाएगा, इसका प्रोविजन भी सीडीएम, यानी एक तरह से एक फाइनेंशियल हेल्प होगा जो डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री को देंगे और डेवलपिंग कंट्री पैसे को लेकर अपने कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे और इकोनॉमिकल प्रोडक्शन चलाएंगे। व्हाट ये चीजें होगी। अच्छा, अब बात ये होती है कि भारत ने सीडीएम अपनाया है, बिल्कुल अपनाया है भारत, देखो बात ये नहीं है नॉन बाइंडिंग, बट स्टिल इंडिया ऑप्टेड सीडीएम, ये चीज भी आपके पेपर में आएगा, कर देना इंडिया ऑप्टेड और क्यों नहीं करेगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन तो बहुत अच्छी चीज है और भारत इस तरह की चीजों में तो हमेशा साथ साथ रहता है। तीसरी चीज कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है। कार्बन ट्रेडिंग के लिए बच्चा मैं साइलेंट हो जाऊंगा, मैंने आपको कार्बन ऑफसेटिंग बताया, मैंने कहा था कि कार्बन क्रेडिट अर्न कीजिए, कार्बन क्रेडिट अर्न कीजिए। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, असल में जब यूएनएफसीसी की मीटिंग में जाते हैं तो एक कोटा दिया जाता है कि आप हर साल का कोटा मतलब कितना कितना कम करें, ठीक है। आपको मैंने पहले बोला था कोटा 400 टन CO2 कम करने का दे दिया गया, आपने 600 टन CO2 कम कर दिया, तो एक्स्ट्रा कितना कम कर दिया, 200 टन CO2। और कितना CO2 आप कम करना है, 1 टन CO2 इक्वल टू कितना बोला गया, 1 कार्बन क्रेडिट बोला गया। अगर आप 1 टन CO2 को कम करते हैं तो आप 1 कार्बन क्रेडिट कमा लेते हैं और वही कार्बन क्रेडिट को फिर आप बेचते हैं और खरीदते हैं, यही चीजें होती हैं, इसी को हम कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। और इस चीजों के लिए मैंने पावर नेक्स्ट, शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज, है ना, यूरोपियन एक्सचेंजेस वगैरह के बारे में पीछे बात किया हुआ, ठीक। तो ये भी एक प्रोविजन है जिसको लेकर डेवलप कंट्री मजे ले रहे हैं, जिस पर लेकर आगे बहस भी होगी, यहाँ तक कि चाइना काफी अपोज भी करता है, क्या डेवलपिंग कंट्री तुम कम मत करो और पैसा होने का फायदा उठाओ और डेवलपिंग कंट्री कम करो, खरीद लो, अगली साल यूएनएफसीसी की मीटिंग में पहुंचकर बोलो कि भैया हमने कम किया, ठीक है ना। तो ये भी चीज ठीक नहीं, पर इस बारे में लेकिन आपको बैकग्राउंड दे दिया, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया किन किन तरीकों से यूएनएफसीसी के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू हम लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने की कोशिश यहाँ पर करने वाले, ये भी चीज समझ में आ गई। अब फिर लौट जाओ दोस्तों यहाँ पर आओ, ठीक है, चीजों को समझते रहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चीजें अगर समझ में आ गई तो इन चीजों में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, है ना, आसानी से चीजों को समझ जाएंगे और यहाँ पे कुछ भी फंसने उसने का है, ठीक है। जाने दीजिए, लेक्चर देखा जाएगा, देखा जाएगा, ढंग से बताने देगी चीज को, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन देख लिया, किसके लिए था, एनेक्स कंट्रीज डेवलपमेंट, इसके सीडीएम देख लिया, किसके लिए था, नॉन एनेक्स कंट्रीज के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के। अच्छा, डेवलपिंग कंट्रीज हैव नो रिक्वायरमेंट्स अंडर प्रोटोकॉल, फोर्स नहीं होते, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक। 2008 से 12 तक का कमिटमेंट पीरियड था, बाद में क्योटो को एक्सटेंड किया जाता है, उस पर भी बात करेंगे। 2013 से 20 कर दिया और 2013 से 20 को जो क्योटो का एक्सटेंड किया बाद में चलकर, उसी को बच्चा क्योटो फेज 2 बोल लो या उसी को पोस्ट क्योटो बोल, ठीक है, पोस्ट क्योटो।
ये 3 प्रोविजंस आपको बता दी। और कार्बन ट्रेडिंग के लिए जो चीजें होती है, चिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज, नाट पूल, यूरोपियन क्लाइमेट एक्सचेंज, पावर डेस्क, ये वो सेंसेक्स वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जाते हैं, ऑनलाइन करें वो कार्बन क्रेडिट को खरीदने बेचने के वो प्लेटफॉर्म, जैसे निफ्टी है, एनएससी है, बीएससी वैसे ये भी होते हैं। इधर अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट, ठीक है, 1992 समझ, 1993 समझ, 1994 समझ, 1995 ठीक है, 1997 में जब 2007 पे आते सीधा जंप करते, क्यों अभी 2007 में बाली में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चल रही समझ, और यहाँ पर एक बाली रोड मैप बना है, ऐसी चीज है जो आपको बताऊं। और बाली रोड मैप में कुछ नए निगोशिएशन प्रोसेस को लाने की बात कही जाती है, ठीक है। और यहाँ पर इसी को हम कहते हैं बाली एक्शन प्लान। और ये जो पूरा प्लान है वो 5 कैटेगरी में होकर काम करेगा। क्या करेगा? पहला, शेयर्ड विजन, किस तरीके से हम चीजों को करेंगे। मिटिगेशन कैसे कम किया जाए। तीसरा, क्या क्या एडॉप्ट किया जाए, किस तरह की टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप किया हो, सपोर्ट, यानी पांचों चीजों पर बात करने वाला है कौन? मैप जिनमें बात की। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज उनको करीब करीब 2022 तक 40% एमिशन रिडक्शन कम करना चाहिए, और जिसके लिए उनको और अगर आप खुद कम करें या फिर किसी के सपोर्ट के थ्रू करें, किसी डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंशियल सपोर्ट कर देता है वो कम करें, लेकिन ओवरऑल आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए। यानी यहाँ पर अगर हम बात किया जाए तो यहाँ पर कुछ फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की बात होती है, स्पेशली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री के लिए कि आपका सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम आगे बात करें कानकुन कन्वेंशन में आते हैं 2010 में जब पहुंचे, अभी 2007 में 13 में, ठीक है ना, 14, 15, 16 में पहुंचेंगे कानपुर में। वहां पर एक बात होती है उसको कहते हैं GCF, ग्रीन क्लाइमेट फाइट, और दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया में ग्रीन क्लाइमेट की बात कहां की गई, तो वहां पर कानपुर में जाकर प्रॉपर्ली ग्रीन क्लाइमेट को लाया गया नहीं, मतलब लाए जाने के बाद बड़े एक बार सुनना, बाली रोड मैप को ही हम लोग नामा के नाम से भी जानते हैं। नामा इसलिए कहते हैं कि वहां पर एक एक्शन प्लान बनाने की बात की गई, जिसका नाम था नेशनली एप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पेपर, क्योंकि यही भविष्य में आगे चलकर बनता है INDC, इंटेंडेड नेशनल डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, और जिसका नाम बदल कर अब NDC कर दिया गया कई साल पहले से, यानी नेशनल डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। अब ये नामा क्या है? नेशनली एप्रोप्रिएट है ना, नेशनली एप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन क्या है, जिसके बेसिस पर आगे चलकर क्या लाया गया? INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, और इसी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को आगे चलकर जो नाम दिया गया NDC है। कहते ना अहो तलक जाना है, तो अभी इस कहानी को NDC तक लेकर, लेकिन इस कहानी की न्यू कहां पड़ती है वो समझ में आ गया। बाली एक्शन प्लान, बाली रोड मैप 2007। अब देखो यहाँ पर क्या कहा जाता है, यहाँ पर कहते हैं कि भैया हम लोग का ऑब्लिगेशन करना पड़ेगा प्रोड्यूस ग्रीनहाउस गैस एमिशंस के। यहाँ पर कोशिश ये कही गई, इट आल्सो एम्फसाइजेस द मॉनेटरी असिस्टेंस फ्रॉम द अर्बनाइज्ड कंट्रीज टू द डेवलपिंग कंट्रीज टू द राइजिंग कंट्रीज टू लोअर द बारे में बार-बार बात होगी। अब हम आते हैं इस पर कहानी क्या है। देखिए कहानी ये कहती है बाली रोड मैप ये ऐसा है कि हर कंट्री ये बताए कि उसका अपना प्लान क्या है। नेशनल एप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन, मतलब मिटिगेशन मतलब कम करना। आप दुनिया में ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए क्या प्लान करने वाले हैं, इस बारे में बताइए। सही बात है, जब हर कंट्री अपने अपने प्लानिंग को बताएगा तो ओवरऑल पूरी दुनिया में समझ में आएगा कि किस लेवल पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सही बात है। अब यहाँ पर देखो, इसी को आगे चल हमने प्रॉपर शेप दिया 2019 में 2009 में, जब कोपेनहेगन में COP15 हो रहा, ठीक है ना। अभी आगे आइएगा हम बताते हैं, वहीं पर इसको एक नए तरीके से लाया गया, जिसको INDC की बात कहनी शुरू हुई। ठीक है, अभी बताता हूँ INDC क्या है। नामा वाज द फर्स्ट यूज्ड इन बाली एक्शन प्लान, UPSC के लिए ध्यान रखना, आगे स्टेट टीचर वगैरह के लिए। Bali roadmap decided at the United Nations Climate Exchange Bali December 2007 and also shaped the part of the Copenhagen Accord issued following the United Nations Climate Change Conference Copenhagen 15 December 2009। यानी इसको आगे जाकर ज्यादा शेप कहाँ मिला? 2009
2009 में जब कोपेनहेगन में मीटिंग होती है। आइए, अब नेशनली अप्रोप्रिएट एक्शन प्लान क्या होता है? आई थिंक एवरीबडी नो इट वेरी वेल, यहां कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इंडिया भी यहां पर कुछ ऑर्गू वगैरह क्रिएट कर रहा है नामा में, और कहता है कि देखो डेवलपिंग कंट्रीज को किसी तरह का हेल्प मिलना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए, कहां से? डेवलप कंट्री की तरफ से, ठीक है ना। और नामा विल वेरी बाय द कंट्री डेफिनेटली, क्योंकि हर कंट्री का कंडीशन अलग है, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, दोनों। और सही बात है, भारत हमेशा बोलेगा कि हाँ, जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट किस कंट्री में ज्यादा है? जहां पे लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, डेवलप कंट्री। तो डेवलप कंट्री आप अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी बनाइए, डेवलपिंग कंट्री को आप दीजिए। और वैसे भी आपको बताओ, दुनिया में ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग कर रहे हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया। लेकिन डेवलपिंग कंट्री को फोर्स नहीं कर सकते ना, फिर भाई बात हो गई पैसा, गरीबी, बार बार ये चीजों आके हम रुक जाते हैं। ठीक है, सितंबर 2012 में 50 कंट्री ने अपना सबमिट कर दिया नामा, किसको? यूएनएफसीसीसी को। लेकिन आपको लिटरली बताऊं तो नामा कभी आया ही नहीं, नामा कभी आया ही नहीं। लेकिन नामा का एक नया रूप है जिसको INDC और NDC कहते हैं, जो आगे लाए गए। इधर कहानी समझते जाना, गड़बड़ मत करना, ठीक है। पोजन 2008 डन, कोई जरूरत नहीं एग्जाम का लेना देना। 2009 में जाकर मीटिंग होती है कोपेनहेगन में, है ना, कोपेनहेगन में COP15 की मीटिंग होती है। COP15 की मीटिंग में यहां पर यह कहा जाता है कि भाई देखो 2012 तक डेवलप कंट्री $30 बिलियन इकट्ठा करना शुरू करेंगे, 2012 तक आते आते लास्ट। और उस पैसे को डेवलपिंग कंट्री को दिया जाएगा डिफरेंट तरह के रिसर्च और कार्यक्रम चलाने के लिए, जिससे अपने कंट्री में ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करेंगे, है ना। ये हो गया बात। अब आती है कानकुन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। किताब में करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, टिक मारते चलिएगा। अब सर यहां पर इतना इंपॉर्टेंट क्या है जो आप टिक कर रहे हैं? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बोला था, इसी में जाकर ग्रीन क्लाइमेट फंड की प्रॉपर डिस्कशन होता है। देखो ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात तो पीछे भी चल रही है, कुछ फंडिंग जनरेट की जाएगी और इसका नाम GCF दिया गया, ग्रीन क्लाइमेट फंड। वही कह रहा है डेवलपिंग नेशन इज डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, करेगा, आप सपोर्ट करो। द कॉन्फ्रेंस वाज सक्सेसफुल इन इरेजिंग द डिफरेंस बिटवीन द डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, एंड द ग्रीन क्लाइमेट फंड, द टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म एंड द कानकुन एडॉप्टेशन फ्रेमवर्क आर एस्टैब्लिश्ड। तो यानी कहने का मतलब, अगर आपसे पूछा था ग्रीन क्लाइमेट फंड कब लाया गया, तो आप बोलोगे फाइनली तो कानकुन में ही ऑफिशियली लाया गया। पहले तो बातें की जा रही थी फंड जनरेट की। अच्छा, इसका भी एक क्या था, इस समय जब बात हो रही थी तो ये बोला गया कि 2012 तक $30 बिलियन इकट्ठा कर लिया जाएगा, और फिर कहा गया 2020 तक होते होते हम इसको $100 बिलियन तक पहुंचा देंगे। अच्छी बात है भाई। अब देखो, अब सही बात है, फाइनेंशियल हेल्प, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये दो चीजें बार बार आएंगी, तो यहां पर उसकी मदद की बात हो रही है। आगे बात करते हैं, आगे आते हैं। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड को मैनेज कौन करेगा, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। इसके लिए एक इधर आओ, अब ग्रीन क्लाइमेट फंड पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जोड़ते रहिएगा दोस्त, क्योंकि आज जब कोई न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आता है, इसके बारे में कुछ ना कुछ बात होती है। ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है, 2010 में सेटअप होता है, अंडर यूएनएफसीसी फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह लाया जाता है। डेवलप कंट्री जो होंगे, ठीक है भैया, डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करेंगे, करो, बहुत जरूरी है। अब यहीं पर देखो, इसमें पूरा कहानी क्या है, इसमें पूरी कहानी यही है कि देखो $100 बिलियन आएगा बाय द एंड ऑफ 2020, यानी 2021 के बाद ये पूरी कहानी होने वाली है, ठीक है। अब सुनो, यहां पे थोड़ी कुछ चीजें और जोड़ता हूं। अब बात होती है ग्रीन क्लाइमेट फंड को मैनेज कैसे किया जाएगा। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या होगा, जरा देखो, ग्रीन क्लाइमेट फंड को मैनेज करने के लिए, ठीक है, साफ साफ देखो लिख रहा है, प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्री, आपको समझ में आ ही रहा है। ग्रीन क्लाइमेट फंड विल स्ट्राइव टू मैक्सिमाइज द इंपैक्ट ऑफ फंडिंग टू द एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन, ये भी समझ में आ रहा है। इसके लिए इसको गवर्न और सुपरवाइज किया जाएगा एक बोर्ड के द्वारा, और बोर्ड के मेंबर वही होंगे जो लोग यूएनएफसीसी के सिग्नेटरी कंट्री होंगे, और यही लोग उस गाइडलाइंस को तैयारी करेंगे कि किस हिसाब से फंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री को। तो ये भी समझ में आ गया, इसको एक बोर्ड के थ्रू रेगुलेट किया जाएगा, और जो फंडिंग डिसीजन लेगा कि किसको किस हिसाब से कितना देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं अगले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग की तरफ, जो कि डरबन 2011 है ना, डरबन 2011, और ये होता है बच्चों COP17। पर आप मैं बताऊं, यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन हाँ, यहां पर एक चीज जरूर बोला गया कि क्योटो का पहला फेज 2012 में खत्म होने जा रहा है, तो आगे क्या करना है। फिर ये कह रहा है ऐसा करते हैं, एक नया फेज चलाते हैं 2017 तक या 2020 तक, ठीक है, जिसको हम पोस्ट क्योटो या क्योटो फेज 2 कहते हैं। बस इतनी बात हुई। और आगे आते आते दोहा में जब मीटिंग होती है 2012 में, COP नंबर 18, जिसको हम CMP 8 कहते हैं। CMP समझ में आ गया,
मतलब क्योटो की मीटिंग के हिसाब से 8वां, ठीक है ना, और ओवरऑल द फर्स्ट मीटिंग के हिसाब से 18वां। अब किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कोप, सीएमपी और सीएमए में, सीएमए का मतलब पेरिस कन्वेंशन के हिसाब से जो टारगेट अचीव हुए हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर क्या कहा जाता है, यहां पर कहा जाता है कि भाई देखो ऐसा है, अब हम लोग अगले फेज की तरफ चलते हैं क्योंकि क्योटो फेज 2 खत्म होता है और ये कहते हैं कि 2020 के बाद से, है ना, 2030 तक एक नया फेज रहेगा जिसको आईएनडीसी के नाम से जाना जाएगा। समझो एकदम, क्या आईएनडीसी का पूरा नाम होता है बच्चा इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, है ना, डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इसके नाम से जाना जाएगा। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आईएनडीसी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और ये सारे की सारी जो चीजें होंगी वो आगे आने वाले 2015 में जो मीटिंग होगी वो डिसाइड कर लिया जाएगा कि 2020 के बाद हर कंट्री अपना क्या इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन करेगी, जिसको वो 2020 के बाद शुरू करेगी और 2030 तक अचीव करेगी। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2012 में ये रिजल्ट हो रहा है कि भाई 2015 तक आते आते हर कंट्री अपना ये सबमिट कर देगा रिपोर्ट, कि वो 2015 तक सबमिट कर देगा कि 2020 के बाद जो आईएनडीसी शुरू हुआ, क्योंकि क्योटो अब 2012 से लेकर 2020 तक के फेज को आप क्या कह रहे हैं, इसको क्योटो 2 बोलो, इसको आप क्या बोलो, क्योटो 2 बोलो, इसको आप क्योटो 2 बोलो, या इसको आप पोस्ट क्योटो का नाम दो, इसको आप क्योटो 2 बोलो या इसको आप पोस्ट क्योटो का नाम दो। बात समझ में आ रही है? इसको 2020 की बात कही। अब कहा गया कि 2015 तक, तो वही 2015 में जो पेरिस कन्वेंशन होता है, हम लोग अभी आगे बात करने वाले हैं, वहां पर यहां तक आप पहुंचते अब तो क्योंकि 2015 गुजर चुका है, 2012 में क्या पता था 2015 में पेरिस में होगा, लेकिन अब हम जब 2025 में अगर बात कर रहे हैं बैठकर, तो यहां पर क्या बात होगी कि ये पेरिस की बात थी। अब सुनो दोस्त, अब कहानी सुनो। अब यहां पर मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया, हम इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, और इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हर कंट्री अपने हिसाब से बताए वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा आगे आने वाले 10 साल के अंदर, और बाद में इसी आईएनडीसी का नाम में से आई हटा दिया गया और सिर्फ एनडीसी हो गया, यानी एनडीसी हो गया। गॉट इट, ये चीज फिर क्लियर हो गई है। अच्छा, दोहा में एक चीज और क्या हुआ, ध्यान रखना, दोहा में एक चीज और हुआ दोस्त, कि यहां पर एक और गैस ऐसी है जिसको इंक्लूड कर दिया गया, और वो जो गैस थी 7वीं, उसका नाम था नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। पीछे आपने 6 गैस का नाम सुना था, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफाइड। अब एक और गैस आ गई जिसका नाम है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो कुल मिला के हो गया टोटल 7 गैसेस, ठीक है। और एक बात और ये बोला गया कि भाई ऐसा है कि अब एक सेकंड कमिटमेंट पीरियड 2013 से 20 तक का रहेगा दोहा में, ठीक है, बोला गया। और ये बोला गया कि यहां पर 18% ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना होगा 1990 के लेवल का। अब एक नया टारगेट बनाया गया और बेस ईयर 1990 का 80% कम करना पड़ेगा, 18%, ध्यान रखना। लेकिन इस चीज पे आगे अभी बहुत ज्यादा सहमति नहीं हुई है, इसलिए ये चीज आगे अगर खत्म हो गई 18% कम करना है या नहीं करना है। आगे बढ़ो। अब हम आते हैं फाइनली पेरिस एग्रीमेंट पर, वही जहां से अब हम सीएमए मीटिंग कहना शुरू करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल से हम क्या कहना शुरू करते हैं, सीएमपी। और पहला बर्लिन से क्या कहना शुरू करते हैं यूनाइटेड की, आप देखो क्या कहते हैं, कोप, है ना, कोप और कोप, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पेरिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर मैं क्या देता हूं, पेरिस कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। आइए देखो दोस्त, पेरिस कन्वेंशन तक क्या करना था, दोहा कन्वेंशन में क्या बोला भाई, आगे आने वाले 3 साल के अंदर हमें ये चीजें बता देनी है कि कौन कितना कंट्रीब्यूशन करने वाला है आईएनडीसी, जो 2020 के बाद से शुरू होने वाला है 10 साल के लिए, ठीक है। अब यहां पर मीटिंग नंबर 21 हो जाती है, कोप 21, बहुत बढ़िया। और यहां पर मीटिंग नंबर 21 में ये लैंडमार्क एग्रीमेंट होता है कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज के लिए, टू एक्सिलरेट, देखो लिखा है, टू एक्सिलरेट एंड इंटेंसिफाई द एक्शंस एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंटेंसिफाई, फोर्स किया जा रहा है, जो भी एक्शन लेना है उसके लिए, और जो पैसा वैसा आना है उसके लिए, ठीक है। सबको भाई, सारे नेशन, सब लोग मिलजुल कर आइए, ठीक है ना, सबको मिलजुल कर आना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज को, है, कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज।
कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड टू अडॉप्ट इट्स इफेक्ट्स। इसके लिए अब जरा यहाँ देखो, पेरिस एग्रीमेंट एक सेंट्रल एम है, ठीक है, क्या है सबको पता है, रीजन यही है आईपीसीसी के हिसाब से। अब ये कहा जा रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट बोला जाए ऐसा है जो प्री इंडस्ट्रियलाइज लेवल था। देखो ऐसा है दुनिया में इन्वायरमेंटल कंडीशन कब से बना है, पीछे के लेक्चर में बोला था जब से इंडस्ट्री से बना, याद रहे इंडस्ट्री के पहले 17वीं सेंचुरी से पहले जो दुनिया की कंडीशन थी, मैं आपको क्लाइमेट जब कार्बन स्पेस पढ़ा रहा था उस समय बात की, थोड़ा सा दिमाग लगा। हाँ सर आपने ये कहा था कि दुनिया में ग्रीन हाउस गैस एमिशन या क्लाइमेट चेंज का जो रीजन माना जाता है वो इंडस्ट्री माना जाता है। इंडस्ट्री 17वीं सेंचुरी के आसपास आती है, तो जब 17वीं सेंचुरी में जाकर इंडस्ट्री लगाई जाती है उसके पहले की जो कंडीशन होती है वो न्यूट्रल इन्वायरमेंट होता है। तो यही कहा जा रहा है कि जो प्री इंडस्ट्रियलाइज लेवल के पहले है ना, जो एमिशंस थे, मतलब जो इन्वायरमेंट में था वो नेचुरल था, ठीक है। हम कोशिश करेंगे पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत ये बात कही जा रही है, इसका सेंट्रल एम है कि हमें कोशिश करना है, इस पर बढ़ावा देना है, टू कीप द स्ट्रेंथ ऑन देम ग्लोबल रिस्पॉन्स टू थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय कीपिंग अ ग्लोबल टेम्परेचर राइज दिस सेंचुरी वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। यानी कहने का मतलब है अगर मान लो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले x डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, ठीक है ना, तो 21वीं सदी तक आते आते 21st सेंचुरी का मतलब होता है बच्चा एंड ऑफ 20 मतलब 2100, मतलब अभी कम से कम 75 साल बाद की बात हो रही है। आते आते हम लोग को कोशिश करनी है कि x डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जितना भी था उसका 2 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ा हो, ना कि उससे ज्यादा बढ़ा हो। इसका मतलब आज तो 2 डिग्री से भी बहुत ज्यादा है, उसको कम करते 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 इतना लाएं कि x + 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। इसका मतलब दुनिया में ग्रीन हाउस गैस एमिशन जैसे से कम किया जाएगा, आईपीसीसी रिपोर्ट बना ही रहा है और वो कह रहा हाँ ये चीज अचीव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वही अपने सबमिट्स अपने जो पूरा चेक करके डेटा जो देता है अपने असेसमेंट रिपोर्ट में बताता है। तो यहां कोशिश ये करनी है, अभी आगे चलकर जब ये चीजें पहुंच जाएंगी तो फिर कहेंगे हम x डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, भाई सडनली हम नहीं, मान लो आज x डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था +10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अगर आगे घटा के 2% तक बढ़ने देंगे तो हमने बेटर कंडीशन कर लिया, फिर धीरे धीरे घटा के x डिग्री पे आ जाएंगे, फिर उसी नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाएंगे जिसको हमें चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। और आगे चलकर उसी को 1.5 डिग्री तक बढ़ने देंगे, 2 डिग्री की जगह 1.5, मतलब और बेटर कंडीशन आ गई, मतलब धीरे धीरे हम टेम्परेचर को कम करेंगे, क्योंकि यहां पे भी ये चीजें आपको समझ में ज्यादा आती नहीं, अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं। अब सुनो, अब यहां पर किया क्या जाए, ठीक है, यहां पर फाइनेंस फ्लो किया जाए, पैसा वैसा इकट्ठा किया जाए, बार बार पैसा की बात होगी हर जगह पे। अच्छा, पेरिस एग्रीमेंट की बात अगर हम करें तो सबसे पहले पेरिस एग्रीमेंट की जो चीजें हुई हैं उसको फोर्स में आते आते 2016 हो जाता है, मतलब पेरिस एग्रीमेंट में जो बातें कही गई हैं उसको अपनाने में 2016 हो जाता है, ठीक है। और एक बात और बताऊं, यहां पर एक ऑब्लिटरी कमिटमेंट भी है जो स्टैब्लिश करने की दोबारा फिर से बात हुई थी, जिसका हर कंट्री वाइज अपना डिटरमाइन करेगा कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसको हम कहते हैं नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, और यहां बोला गया हर 5 साल के बाद हर कंट्री अपना जो कमिटमेंट है वो आगे बताएगी, आगे नेक्स्ट क्या। यहां ऐसा नहीं कि 20 साल में क्या करेंगे, हर छोटे छोटे टेन्योर में 5-5 साल के इंटरवल में एनडीसी लोग अपडेट करेंगे कि आगे 5 साल में वो क्या करेंगे, नेक्स्ट 5 साल क्या करेंगे। इससे ये पता चलेगा पिछले 5 साल में उन्होंने क्या किया, समझना, होशियारी है यहां पर, ठीक है। और देखो यहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम एनकरेजिंग द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बाय द डेवलपिंग कंट्रीज टू, विकासशील राष्ट्रों तुम भी कंट्रीब्यूट करो। चलो भाई, अब देखो अब यहां पर क्या होती है, ठीक है, इस बारे में भी बात हुई कि 100 बिलियन जो यूएस डॉलर की बात हो रही थी, जो 2020 के बाद सपोर्ट मिलना था उसको 2025 तक बढ़ा दिया जाए, उसको लाया जाए 2020 से 2025 तक के बीच लाया जाए, ये 2015 में बात हो रही है, ठीक है। और आगे चलकर उसको और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया जाए, हाई कर दिया जाए 2025 के बाद, मतलब मॉनेटरी और ज्यादा बढ़ाया जाए, गॉट इट, ठीक है। अब आप पूछोगे सर आज के रिस्पेक्ट में मॉनेटरी कुछ नहीं है, सब साइलेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहां कहा जा रहा है कि आगे चलकर एक नए मैकेनिज्म्स को अडॉप्ट किया जाए, ठीक है, वही कंट्री वाइज एनडीसी को अडॉप्ट करने की अभी तक बात हो रही है। पेरिस डील विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 2020, ये भी मैंने बोला था जब मैंने दोहा कहा था, मैंने कहा था 2015 में पेरिस तक ये डिसाइड कर लेना है कि 2020 के बाद क्या करना है, ठीक है, उसको लाया जाए। और अब जो होगा, अब देखो अब क्या होगा, अपना नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 2020 के बाद से लागू होगा। तो जो कंट्री करेंगे तब तक अपनी तैयारी कर लीजिए, 2020 से 2030 के बीच में इन्वायरमेंट में जो करना है उसको लेकर हम लोग
अग्रसर होंगे। अब देखो, अब इंडिया और पेरिस एग्रीमेंट को लेकर थोड़ी सी बात तो बनती है। भारत ने क्या किया, भारत ने इंडिया और पेरिस एग्रीमेंट बात करें तो इंडिया फॉर्मली साइन द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो 22 अप्रैल 2016 को साइन करता है। और इंडिया अकेला नहीं है, 190 कंट्री के साथ भारत भी पेरिस एग्रीमेंट को साइन करता है, यानी भारत भी सीएमए का मेंबर बन गया। सीएमए की मीटिंग हो गई, चलिए ठीक है। और इंडिया ने इसको रेटिफाई कब किया पेरिस एग्रीमेंट को, तो आंसर है 2 अक्टूबर 2016, भाई गांधी जयंती, हैप्पी बर्थडे गांधी जी, है ना। उस दिन जाकर इंडिया इसको रेटिफाई करता है, यानी हम भी पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ ही इंडिया 62nd नेशन बन जाता है दुनिया में सीएमए के लिए रेटिफाइड वाला कंट्री, ठीक है। अच्छा, अगर दुनिया में हम बात करें तो इंडिया पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर जो CO2 एमिशन करता है उसका कंट्रीब्यूशन है 6%। अब आपको लगता हो क्या इंडिया सबसे ज्यादा है? नहीं नहीं नहीं, सबसे ज्यादा चाइना है, लगभग 28% कंट्रीब्यूशन, यूएस 16%, यूरोपियन कंट्री 10%, उसके बाद जाकर इंडिया आता है चौथे नंबर पर, दैट इज द अराउंड 6%, ठीक है। अच्छा, और अगर हम पर कैपिटा एमिशन देखें, मतलब कितना एमिशन हो रहा है उस पर से टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो भैया 10 कंट्री के बाद 10वें के आसपास इंडिया आता है, 10-11 के आसपास इंडिया की रैंकिंग होती है। तो हर साल थोड़ा बहुत बदलता रहता है। यहां पर देखो, यहां पर इनिशियल कमिटमेंट जो इंडिया ने किया, क्या किया पेरिस एग्रीमेंट में, इंडिया ने कहा भाई देखो ऐसा है 2005 के लेवल का जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा उसका 33 to 35% हम लोग कम करेंगे आगे आने वाले 15 सालों में, यानी 2030 तक। भाई भारत पेरिस एग्रीमेंट 2015-16 की बात कर रहे हैं ना, आगे आने 15 सालों में यानी 2030 तक हम जो एमिशन होगा 2005 के लेवल का उसका 30% जीडीपी का हम उसको कम करेंगे, ठीक है, ये भी हो गया। और यहां पर भारत ने बोला कि भैया 40% कंट्रीब्यूशन हम लोग आगे चलकर नॉन फॉसिल फ्यूल से आ जाएंगे। नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब जहां पर कोयला ना हो, पेट्रोल ना हो, नेचुरल गैसेस ना हो, इस तरह की चीजों के नहीं, इसके अलावा अदर ऑप्शंस, ठीक है। यही 40% आगे चलकर 50% कर दिया जाता है। अभी आप आगे नहीं पहुंचे, आगे जब आप पहुंचेंगे ग्लासगो कन्वेंशन में, तो वहां जब मोदी जी का हमारा जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने सीधा बोला पंचामित्र के बारे में, और वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह को मिलाकर इस तरह की चीजों को 50% कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी आप हैं कहां, अभी आप पेरिस एग्रीमेंट में हैं। और आगे बढ़िए, अब देखो रशिया एक्सेप्ट पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। देखो ऐसा है कि इस पूरी कहानी में अमेरिका आता है, यूरोप आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है, रशिया तो कहीं आता ही नहीं है। तो बात ये होती है भैया रशिया को क्यों कहीं नहीं लाया गया, तो बात ये थी रशिया जब यूएसएसआर टूटता है तो ऑलरेडी उसकी इंडस्ट्री वगैरह सब बर्बाद हो जाती है। तो रशिया ग्रीन हाउस गैस एमिशन में शुरुआत में कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा होता, उतना बड़ा कंट्री तो उसका कुछ रहता ही नहीं है, और इसलिए शुरुआत में इसको रशिया को किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं किया गया। लेकिन रशिया खुद एक तरह से क्या है, यूजफुल कंट्री की अगर हम बात करें तो उसकी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो रशिया भी कोशिश करता है भैया ये तो कंस्ट्रक्टिव चीजें हैं, है ना, इसमें हम भी सहयोग करेंगे। तो उस समय जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर थे, और बाद में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी नाम नीचे मैंने लिखा है ना, एलेक्सी गॉर्डेव, और उस जमाने में जो प्राइम मिनिस्टर थे दमित्री महादेव, ये कहते भी है ना, क्या कहते हैं, मेदवेदेव क्या कहते हैं भाई, दिमित्री मेदवेदेव क्या कहते हैं, समझने के लिए आसान से, महादेव अच्छा नाम है ना, भगवान शिव शंकर का नाम है, पर दमित्री मेदवेदेव क्या कहते हैं, मेदवेदेव कहते हैं कि भाई देखो हम भी पेरिस वगैरह की चीजों को अपनाएंगे, ठीक है। और मास्को मतलब वही रशिया, यूएसएसआर, अब तो रशिया हो चुका है, और ये कहते हैं कि हम भी एग्जिस्टिंग लीगल नॉर्म को एडॉप्ट करेंगे, और अच्छी बात है। और क्योंकि वैसे भी बताऊं तो दुनिया में 4th लार्जेस्ट एमिटर जो है वो कौन है, रशिया है, तो कहता है हम भी करेंगे, और सही बात है, कंस्ट्रक्टिव वर्क है। और वहां की गवर्नमेंट इस रेजोल्यूशन को भी लाती है, और बड़े सहमत से, बड़ी खुशी से वहां के पार्लियामेंट में पास भी हो जाता है। वहां लोग इसको कहते हैं कि क्या जरूरत है रेटिफाई करने की, हम वैसे ही कर दे रहे हैं, मतलब इस लेवल पर लोग जागरूक है वहां पर रशिया में, कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं रेटिफाई करने की, हम भैया करेंगे, और वैसे भी कंस्ट्रक्टिव काम है, कोई क्यों ना कर, ये भी चीज आई। और बाद में जो वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं एलेक्सी गॉर्डेव, उन्होंने भी बोला ठीक है भाई हम भी इस तरह के रेगुलेटरी मेजर्स अपनाएंगे, और ये बात सही है। इसी तरह के कंसिडरेशन जो है हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी राष्ट्र के हित के लिए जरूरी है। वासुदेव कुटुंबकम, अगर पूरा दुनिया एक परिवार है तो पूरा दुनिया एक इन्वायरमेंट भी है, ठीक है, चलिएगा। अब यहीं पर एक चीज के और बारे में बात आती है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीटी में छोड़ो दोस्त, पीटी में तो आया ही आया 1-2 बार, यहां तक कि मेंस में भी आ गया है। इंटरनेशनल सोलर लाइंस यहां तक कि मेंस में भी आया है। क्या है भाई इंटरनेशनल सोलर लाइंस? इंटरनेशनल सोलर लाइंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में स्टेबल होता है, 114 मेंबर इसको सिग्नेटरी होते हैं,
ठीक है। और यहाँ पर कोशिश ये होती है कि दुनिया में हम लोग सोलर पावर को प्रमोट करें। ऑफ कोर्स अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पावर वाली चीजों को प्रोड्यूस करेंगे तो काफी हद तक पेट्रोल को, ये सब चीजों को बंद कर देंगे, और ये सब चीजें बंद कर देंगे तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, ग्लोबल एनवायरमेंट पोल्यूशन काफी हद तक कम हो जाएगा, ये भी दिखता है। अब जरा देखो यहाँ पर करने वाले क्या है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताऊं कि दुनिया में इंटरनेशनल सोलर लाइंस के बारे में बात करने वाले जो शख्स थे वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी थे। वो क्या होता है, 2015 में इंडो अफ्रीकन समिट्स होता है, वहां पर एज अ चीफ गेस्ट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं। ये क्वेश्चन 2022 के मेन से भी पूछा गया कि ऐसा कौन सा प्रोमिनेंट लीडर है जो दुनिया में इंटरनेशनल सोलर लाइंस के बारे में बात कर रहा है, तो उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब सुनो, यहां पर नरेंद्र मोदी एट द इंडियन अफ्रीकन समिट में चीफ गेस्ट बनकर जाते हैं, और यहां पर सबसे पहले दुनिया वालों को इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करते हैं कि हम लोग को मिलजुल कर एक सोलर अलायंस बनाना चाहिए, एक ग्रुप बनाना चाहिए, और वो पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी को बूस्टअप करेगा। और ऑफकोर्स अगर सोलर एनर्जी को पूरी दुनिया में बूस्टअप करने की कोशिश की जाएगी, इसके लिए फंडिंग जनरेट होगा, नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए जाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा, इससे मिलजुल कर सोलर एनर्जी बूस्टअप होगी, तो कहीं ना कहीं कोल इस तरह के फॉसिल फ्यूल नहीं जलेंगे, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। गॉट इट। अब सुनो, और फिर वहीं देखो ये करीब ये मीटिंग 2015 में होती है, और 2015 में करीब आई एम नॉट श्योर, शायद आई थिंक जुलाई अगस्त का महीना होता 2015। और वहीं देखो नवंबर दिसंबर में जब यूएनएफसीसी की 21वीं मीटिंग पेरिस में हो रही होती, 5-6 महीने के बाद वहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बॉर्न होता है। बॉर्न होने का मतलब यहाँ पे डिस्कशन शुरू किया जाता है, जो 5-6 महीने पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इंडो अफ्रीकन मीट्स में बोलकर आते हैं, जो मेंस का क्वेश्चन है यूपीएससी का। आगे बढ़ो। अच्छा, अब इंटरनेशनल सोलर लाइंस एक्चुअल में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो ओपन होता है सिग्नेचर करने के लिए, वो मराकेश मोरक्को में होता है 2016 में। ठीक है, बॉर्न कहां हुआ इंटरनेशनल सोलर लाइंस, वो आपके इसी मीटिंग में शुरू हो जाता है, पेरिस कन्वेंशन में। यूबीएससी ने जब क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बोला कि पैदा कब हुआ, तो पैदा तो भैया उसी साल हो गया 2015 में, जब 4-6 महीने पहले श्री नरेंद्र मोदी जी इस बारे में बात कर आते हैं, कहां, इंडो अफ्रीकन समिट्स में। और ये क्वेश्चन मेंस में आ भी चुका है। और आगे चलो, अब हम चलते हैं इंटरनेशनल सोलर लाइंस के बारे में। इंटरनेशनल सोलर लाइंस के लिए कहा क्या जाता है, इसका एग्रीमेंट, अब इसका ना इंटरनेशनल सोलर लाइंस का एक हेडक्वार्टर बनाना होता है। हेडक्वार्टर बनाने के लिए इंडिया की फ्रांस मदद कर रहा है, ठीक है। और कहां मदद कर रहा है, किस जगह पे, ग्वालपाहारी एक जगह है गुरुगांव में, वहां पर एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। उसी जगह को सेटअप किया जा रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फॉर्म में, जहां पर ये उस समय की न्यूज आया था कि भैया फ्रांस भारत को 1.75 बिलियन है ना रुपीस दे रहा है, यानी $26 मिलियन सपोर्ट कर रहा है आईएसए बनाने के लिए, जो पहले 5 साल में ये एक्सपेंडिचर होगा भारत को दिया जाएगा। और इसी अलायंस का नाम आगे चलकर कुछ और नाम से बोला जाने लगा, जिसका नाम IASPA या इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। गॉट इट। ये चीजें याद रखना दोस्त, इतने सारे इंफॉर्मेशन आपको कहीं मिलेंगे नहीं। आप जिन किताबों को अपने मार्केट में पढ़ रहे हैं वो 2 किताबें आपको नहीं मिलेंगी, चीजें वहां पर रटी तोते की तरह चीजें हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मैं खुल्लम खुल्ला नहीं बोल सकता नाम लेकर, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कब आप कौन सा पिक्चर, कौन सा वीडियो कहां काट के कहां लगा दें। जून 30 में 2016 आईएसए एंटर्ड होता है, ठीक है, आईएसए फोर्स में आता है, ठीक है। और वैसे बताऊं, आईएसए को लाने के पीछे कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक ही है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इसके फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन की बात करता है, इसके पीछे बात होती है कि 1000 बिलियन $US लाया जाएगा। कंफ्यूज मत होना, ग्रीन क्लाइमेट फंड 100 बिलियन $US है, और सोलर एनर्जी का जो फंड है वो है 1000 बिलियन $। डोंट बी कंफ्यूज, यहां 10 गुना ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये होगा क्या, वही डेवलपिंग कंट्री को दिया जाएगा। और इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस लाए गए, इसको फॉलो कराया गया, भारत ने भी इसको अडॉप्ट किया है, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, सोलर टेक्नोलॉजी वगैरह में जो चीजें आती हैं उसका पैसा कम होगा, ताकि हर कोई उस चीजों को एक्सेस कर सके। चीप और बेस्ट टेक्नोलॉजी लाई जाएंगी, और भारत की भी जो अपना इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो भारत ने बनाया है कि हम कितना कम करेंगे 2030 तक, उसको पूरा करने में काफी हद तक मदद करने वाला है। यानी कहीं ना कहीं भारत को अपना क्लाइमेट चेंज का जो टारगेट है पूरा करने में काफी हेल्प होने वाली है। सोलर टेक्नोलॉजी इसमें काफी सस्ती होने वाली भारत के संदर्भ में, और भारत का INDC टारगेट जो है वो पूरा होने में काफी हद तक मदद करेगा। कौन, इस तरह के ISA, ठीक है। और सही बात है, अगर सोलर एनर्जी लाओगे तो कोयला और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कम यूज होगा।
अब आओ यहीं पर बात होती है अमेरिका के बारे में। दो तीन न्यूज है, सेक्शन में अलग अलग न्यूज है, तीन अलग अलग पॉइंट्स है, जरा समझना। यहीं पर बात होती है भाई, ऐसा है यूएस कहता है हम पेरिस एग्रीमेंट से तैयार नहीं है। यानी अच्छा अमेरिका ये नहीं कह रहा कि मैं पेरिस एग्रीमेंट नहीं फॉलो करूंगा, ये भी आप गलत समझते हैं। अमेरिका कह रहा है मैं पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो करूंगा, लेकिन मैं तुरंत नहीं करूंगा, थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन अमेरिका में है क्या? अच्छा आप लोग क्या चाहते हैं? पूरी दुनिया चाहती नहीं, तुम अभी करो। अगर तुम टाइम लोगे तो बाकी लोग तो लेंगे। अमेरिका इसलिए डिनाई करता है। अमेरिका ये कभी नहीं कहता मैं पेरिस एग्रीमेंट से सहमत नहीं, वो सहमत है, लेकिन अमेरिका में हमेशा प्रायोरिटी इकोनॉमी को दी जाती है, इन्वायरमेंट को सेकंड। चलिए ये भी कहानी आपको समझ में आ गई कि विड्रॉ ऑफ अमेरिका क्यों कह रहा है यूएस, ये इस तरीके से कह रहा है। वो ऐसे नहीं कह रहा कि मैं पेरिस एग्रीमेंट से तैयार हूं, वो सिर्फ टाइमिंग लेने की बात कर रहा है। ठीक है, यहां यूएन क्लाइमेट साइंस पैनल क्या कह रहा है? यहां यूएन क्लाइमेट साइंस पैनल कह रहा है कि भाई ऐसा है 2010 में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का लेवल था उसका 40 से 70% कम किया जाएगा 2050 तक, ताकि जो ग्लोबल मीन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो हम 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रखें, जो इस हिसाब से बढ़ रहा है 2 डिग्री के ऊपर ना बढ़ने दें, उसके अंदर ही रखें। ये कहा जा रहा है इसके पीछे कि अगर हम इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं तो जिस रेट से ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बहुत, जैसे लोग कह रहे हैं 5% 5 डिग्री के आसपास बढ़ेगा, नहीं, उसको 2 डिग्री के अंदर ही बढ़ने देंगे, उसके ऊपर नहीं जाने देंगे, नहीं तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है, जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज वगैरह। और वैसे ही मैंने आपको बोला था आज के जमाने में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसकी वजह से प्रलय आ रहा है या मास एक्सटिंक्शन हो रहा है, वो 6 मास एक्सटिंक्शन के पीछे जिम्मेदार हम आप ही हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगली मीटिंग होती है बच्चा, जिसको हम कहते हैं क्या, मराकेश कोप 22 2016। मराकेश मीटिंग 2016 कोप 22 जो होती है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं बताने के लिए, इसमें बहुत ज्यादा हम लोग साइलेंट ही रहें, इसका एग्जाम से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल सॉरी ये आईएसए वगैरह जो है वो जाकर यहीं पर बॉन्ड होता है, उसके बाद जाके ही ये चीजें फोर्स में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं बॉन कन्वेंशन। बॉन कन्वेंशन में 2-3 चीजें हैं जो आपको थोड़ा जानना है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। बॉन कन्वेंशन जो होता है कोप 23 2017 में होता है। ठीक है, यहां पर एक बात और बता दूं, जो हमने पेरिस एग्रीमेंट की बात की थी, ठीक, जो हमने पेरिस एग्रीमेंट की बात की थी 2015 में, उसको यहां पर बूस्ट अप करने की बात होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ था कि पेरिस एग्रीमेंट तक हमें चीजों को सबमिट कर देना था कि आईएनडीसी में क्या क्या करेंगे, लेकिन अभी तक क्या हुआ दोस्त, 2017 आ चुका था और लोगों ने आईएनडीसी नहीं दिया था। तो वही बात हो रही है, उसको बूस्ट अप करने की बात हुई थी। और यहां पर एक बात और हुई थी, मैं बताऊं, ठीक है, लिमिट करना है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस से, ह्यूमन की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने की बात है, वो तो ठीक है। यहां पर रूल बुक को अपनाने की बात की गई थी, यानी पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत जिन चीजों के बारे में बात की गई थी, जिसको रूल बुक के नाम से जानते हैं, उनको फॉर्मुलेट करने के लिए लोगों को फिर से जागरूक करने की बात की गई। और ये बोला गया भैया जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाए। तो ये पूरा का पूरा ये रूल बुक थोड़ा सा याद रखना किसके अंदर आया, तो भाई बॉन कन्वेंशन के अंदर आया। अब देखो इसके अचीवमेंट्स क्या क्या रहे, इस बॉन कन्वेंशन के अचीवमेंट्स क्या करें। यहां 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो टालोना डायलॉग है, ओके, एक जेंडर एक्शन प्लान है। टालोना डायलॉग में क्या बोला गया, अच्छा रूल बुक तो मैंने आपको कह दिया कि रूल बुक जो पेरिस में हुआ था उसको अपनाने की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा अब देखो टालोना डायलॉग क्या कह रहा है कि सक्सेसफुल आउटकम्स दैट टुक प्लेस इन कोप 23 वेयर अ डिसीजन वाज टेकन बाय ऑल द कंट्रीज टू शेयर देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट। ओके, यानी टालोना डायलॉग के अंदर साफ साफ हुआ, यहां पर कहा गया कि भाई आप लोग जो जो अपना सक्सेस रिपोर्ट कर रहे हैं उसको यहां पर शेयर करना शुरू कीजिए। ठीक है, ताकि दुनिया वालों को पता चले और एक से दूसरा मोटिवेट भी हो। एक चीज ये जेंडर एक्शन प्लान में हमेशा भैया वीमेन के पार्टिसिपेशन के योगदान को हमेशा इंपॉर्टेंस दिया गया और कहा गया यूएनएफसीसी की मीटिंग में महिलाएं क्यों कम है, इनको भी बढ़ाइए। यानी यहां पर जेंडर एक्शन प्लान के बारे में बोला गया। ये भी ध्यान रखना, ये चीज आपके पेपर है, बॉन कन्वेंशन 2017 में कोप 23 में बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां तक हमने कोप 23 पढ़ लिया, जहां तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट था मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद चलेंगे किस पर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलेंगे कोप 26 पर। लेकिन कोप 23 के बाद एक एक लाइन में आपको अगले लेक्चर में कोप 24 और कोप 25 के बारे में बता दूंगा, और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कोप 26 और ऑनवर्ड्स, जहां पर आपके पेपर के क्वेश्चन मेंस में भी पूछेगा और पीटी में भी पूछेगा। पर आई एम वेरी श्योर इसके पीछे के अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं
वीडियो थोड़ा लेंदी है पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से समझ रहे हैं। और आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन इन लेक्चर्स को एक बार फिर से सुनना, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं। कहीं आपको नामा मिला होगा, ग्रीन डायमंड फंड मिला होगा, कहीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस मिले होंगे, कहीं पेरिस रूल बुक मिला होगा, है ना, पेरिस रूल बुक जो फोन में आया। इन सारी चीजों को आप एटलीस्ट 2-3 NX1 क्या है, NX2 क्या है, NX3 क्या है, और NX और नॉन NX क्या है, ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई। COP क्या होता है, CMP क्या होता है, और CMA क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें कहने के लिए तो आपको कुछ नहीं लगती, लेकिन अगर समझिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। और आप अब ये बड़ी बड़ी बातें जो न्यूज़पेपर में आती हैं आपके लिए कुछ नहीं है, एक चाय का प्याला है, एक आसान सा टॉपिक है। अगर आप मुझे सुनकर समझ रहे हैं तो रटने वाले लोगों के लिए यूपीएससी कभी नहीं है। यूपीएससी क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा किसी को पता नहीं। यूपीएससी एक कंसेप्ट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है, उसी को एक फैक्ट के फॉर्म में लिख देता है और कंसेप्ट के बेस पर फैक्ट को टिक कर जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आगे फिर मिलेंगे हम सब अच्छी खासी क्लास के लिए, फिर एक अगली एक्सरसाइज के साथ मैं आपको कोप 26, कोप 27, कोप 28 और आगे वाले भी कोप आपको लगातार अपडेट के साथ देता रहूंगा। तो थैंक यू एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।